दोस्तों, आज हमारे स्टूडियो में हमारे बातचीत के मंच पर उपस्थित हैं युवा प्रोड्यूसर डायरेक्टर, भोजपुरी की विभिन्न भाषाओं के। इनकी एक फिल्म भी बनी थी मिथिला में, मतलब मैथिली भाषा में, तो उसे राष्ट्रीय पुरस्कार भी मिला हुआ है। लेकिन किन्हीं कारणों से, और जो आजकल जिस पर हम लोग बातचीत भी करेंगे, वो फिल्म रिलीज नहीं हो पाई है अभी तक। जो रीजनल भाषाओं के साथ जो आजकल समस्या हो रही है वो यही हो रही है। तो हम स्वागत करते हैं नितिन चंद्रा जी का अपने स्टूडियो में। आपका बहुत बहुत स्वागत है। प्रणाम सर, थैंक यू सो मच, थैंक यू बुलाने के लिए सर। हाँ, अब आपसे थोड़ा सा बातचीत करते हैं। एक तो ये है कि आपने तो फिल्म पर मास्टरी की है, मतलब आपने एक्चुअली मतलब मास्टर्स डिग्री आपने फिल्म मेकिंग पे की हुई है शायद। पढ़ाई एकेडमिक मेरा फिल्म मेकिंग जी। एकेडमिक आपने फिल्म मेकिंग पे की हुई है, तो उसके बाद से फिर आपने फिल्में बनाने के बारे में मतलब सोचा? जी 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 जी। तो आपके दिमाग में सबसे पहले आया कि हम अपनी भाषा के, अपना जो क्षेत्र है, अपना इलाका है, उनकी भाषाओं पर हम फिल्म बनाएं? हाँ, देखिए, शुरू में जब मैं पूना से पढ़ के, यूनिवर्सिटी से पढ़ के जब मैं बम्बई गया, तो बस था कि उस वक्त इतना बोध नहीं था इन सब चीजों का जो आज समझ में आता है। काफी साल निकल गए इसको समझने में। तो शुरुआती दौर में तो असिस्टेंट थे, सामान लेके भागते थे इधर से उधर, कभी लाइट कभी कैमरा। तो असिस्टेंट, प्रोडक्शन असिस्टेंट थे, पानी पिलाने से लेके बहुत सारी चीजें करते थे हम लोग। तो फिर धीरे धीरे जब रहने लगे और चीजों को समझने लगे, चीजों को देखने लगे, और तमाम जिस तरह का एक सामाजिक उथल पुथल देखा महाराष्ट्र में, कभी दिल्ली में, कभी उससे पहले मैं दिल्ली में था, तो कई सारी चीजें जो है सवाल मन में उठने लगे थे। क्योंकि मैं बिहार का हूँ, उत्तर प्रदेश में पैदा हुआ हूँ, तो कभी काफी सारी चीजें देख के काफी बार सोच में पड़ जाता था कि ये चीजें ऐसी क्यों हैं। तो धीरे धीरे फिर लगा कि हमारी कहानियां। हेलो, हाँ जी, हाँ सुन रहा हूँ। हाँ। तो फिर बॉम्बे में था, कई बार तमाम भोजपुरी फिल्मों के पोस्टर्स देखते थे, फिर डिस्कस होता था, और तो फिर वहां से एक सोच बनी, समझ में आने लगी चीजें, उसको और खोदा और देखा कि अरे, फिर देखने को मतलब ये लग रहा था कि भोजपुरी में ही ऐसी चीजें क्यों हो रही है। बचपन से हमने वो भाषा सुनी है, दादाजी, पिताजी, माँ, मौसी, चाचा, सबको बात करते हुए। और फिर जब बंबई आए तो पहली बार ऐसे भोजपुरी के ऐसे सिनेमा से रूबरू होना पड़ा, और तब वहां से एक सोच निकली कि ये क्यों है। फिर सवाल आए कि ऐसा क्यों है। कई बार फिर मैंने बनाना शुरू किया, बिहार में बहुत भ्रमण किया। मैंने एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनाई जो अभी भी यूट्यूब पे मिल जाएगी, ब्रिंग बैक बिहार नाम है। और समझते समझते फिर अभी भी मैं उस चीज को अध्ययन कर रहा हूँ। और जब मुझे याद है, मैं 2010-11 में देशवा फिल्म बना रहा था, तो मुझे लोगों ने कहा था कि अरे, अभी कुछ साल ऐसा है, अभी भोजपुरी सिनेमा 5-6 सालों से शुरू हुआ है और धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा, नितिन तुम मत सोचो, अभी ये तो ठीक है, सब हर सिनेमा के साथ ऐसा होता है। मैंने कहा चलो ठीक है, हो जाएगा। लेकिन आज फिल्म देशवा बनाए हुए 10 साल हो गए। मिथिला मखान 2015-16 में मुझे राष्ट्रीय पुरस्कार मिला। बीच में कई सारे काम किए, अपना यूट्यूब चैनल भी है बेजोड़ नाम से। लेकिन ये चीज बढ़ी है। जितने लोग ये सोचते थे कि भोजपुरी सिनेमा में जो जो अश्लीलता, फुहड़ता का जो एक छवि बनी हुई है, वो धीरे धीरे कम होगी, तो वो धीरे धीरे कम नहीं हुई। इनफैक्ट अब उस सिनेमा का एक तरह से कॉर्पोरेटाइजेशन हो गया है, और वो अच्छे अच्छे इन्वेस्टर्स, बड़े बड़े इन्वेस्टर्स वैसे कंटेंट में, और वैसे जिन लोगों ने शुरुआती दौर से लेके अभी तक काफी, मैं तो कहूंगा कि एक तरह का शोषण ही किया है भोजपुरी का, और भोजपुरी भाषी उन लोगों का जो
पहले से ही एक शोषित वर्ग है। तो दोहन हुआ, तो वो दोहन करने वाले एक मुकाम पा गए हैं, और उन्हें लगता है कि वो मुकाम पा गए, तो और दूसरों को भी, कई सारे उनके फॉलोवर, उनको लगता है कि अरे ये तो वहां चले गए, अरे तो वहां चले गए, अरे तो मुंबई में इसने बड़ी गाड़ियां ले ली, ये ले ली, वो ले ली। तो वो सिलसिला और बढ़ गया इनफैक्ट। तो इसके ऊपर काफी सारी स्टडीज और काफी सारा सेकेंडरी और प्राइमरी रिसर्च भी किया मैंने, कि चीजें खराब कहाँ से शुरू होती हैं। कि मैं तमिल, तेलुगु, कन्नड़, महाराष्ट्र में रहता हूँ, तो यहाँ पे मराठी और गुजराती सिनेमा भी आसपास ही है, और मैंने पंजाबी सिनेमा में भी थोड़ा बहुत कुछ काम किया है, बंगाली सिनेमा से सीखता रहा हूँ। तो मैंने देखा कि किसी भी सिनेमा में इस तरह की छवि नहीं बनी। मतलब ऐसा नहीं है कि अश्लील या फुहड़कम बांग्ला सिनेमा में नहीं हुआ है, या मलयालम में नहीं हुआ, या मराठी में नहीं हुआ है, लेकिन उसके सामने जो उनका अपना एक अच्छा सिनेमा खड़ा हुआ है, जो कि एक हेट्रोजीनियस सोसाइटी देखता है, वो खड़ा रहा है। और भोजपुरी की छवि लगातार धूमिल होती गई है, लगातार इस भाषा का सिनेमा जो है वो अपने ही लोगों को कहीं ना कहीं शोषण करता रहा है। तो उस चीज को काफी मैंने समझा है। जो आप आगे जो सवाल पूछेंगे तो मैं उस पर बताऊंगा। नहीं, ये बात आपने सही है। आपने एक बहुत अच्छी बात बताई कि पहले जैसे भोजपुरी फिल्में होती थी, और मेरे बचपन से तो पहले से भी होती रही होंगी, लेकिन मैंने देखा कि सुजीत कुमार की फिल्में थी किसी जमाने में, राकेश पांडे फिल्मों में रोल करते थे, उनकी फिल्में कुछ थी। तो मतलब एक अच्छा लगता था, मतलब चूंकि भोजपुरी हम लोगों की भाषा रही है, पारिवारिक भाषा रही है, फैमिली के लोग जाते थे साथ में, और दो हंसों का जोड़ा बिछड़ गए रे, ये सारे गाने जो हैं लोगों की जुबान पे चढ़ जाते थे। आजकल तो वो गाने भी अजीब किस्म के लाते हैं, और गाने जबरदस्ती ठूसे हुए से लगते हैं, मतलब अचानक पैचअप वर्क सा लगता है, और गजब गजब के गाने हैं। वो लहंगा उठा दे रिमोट से टाइप का गाना चलता है, जिसका कोई मतलब भी नहीं, मतलब जो युवा पीढ़ी को वो कुछ दे भी नहीं सकता, फिल्म सिने दर्शकों को भी कुछ नहीं दे सकता है। तो ये देखते देखते हुआ बाजार तो कई बार ऐसा होता है कि बाजार तो लोग चीजों को प्रमोट करता है। जैसे आपने देखा होगा कि जैसे आपने बताया कि वहां पर बड़े बड़े लोगों ने इन्वेस्ट करना शुरू किया। मुझे भी जानकारी है, जैसे कि प्रियंका चोपड़ा जैसी हस्तियों ने भी उसमें पैसा लगाना शुरू किया, लेकिन कंटेंट में कोई सुधार नहीं हुआ। करेक्ट। द राइटर्स जो है, या मतलब जो गीतकार हैं, इनमें मतलब कोई इम्प्रूवमेंट नहीं हुआ। पैसा तो आ गया होगा, पैसा तो लगाया होगा लोगों ने। जी बिल्कुल। कई बार तो मैं किसी एक फिल्म में मैंने देखा था, अमिताभ बच्चन भी शायद रोल किए थे उसमें, किया पूरी उन्होंने फिल्म। 2 या 3 फिल्में की हैं। हाँ हाँ, लेकिन मैंने एक फिल्म देखी थी, लेकिन वो कहानी भी मतलब वो छूने वाली कहानी नहीं थी। अमिताभ बच्चन के जो हिंदी की फिल्मों की कुछ कहानियां होती हैं, वो तो लोगों को बहुत प्रभावित कर जाती हैं, लेकिन वो भोजपुरी में जाकर के वो पता नहीं मजबूरी वश गए या पता नहीं किस वजह से गए, लेकिन वो फिल्म भी नहीं मेरे ख्याल से उतनी चल पाई होगी, जहां तक मैं समझता हूँ। देखिए, वो जो फिल्म थी जो अमिताभ बच्चन ने की थी, गंगा और गंगोत्री, ये इस तरह की 2-3 फिल्में थी। दरअसल हुआ ये था कि अमिताभ बच्चन जी के जो 35-40 सालों से मेकअप आर्टिस्ट रहे दीपक सावंत, तो हाँ दीपक सावंत जी महाराष्ट्रियन हैं, वो यहीं रहते हैं। उनके कई सारे मित्र हैं जो जो उत्तर प्रदेश के हैं, खासतौर पे पूर्वांचल क्षेत्र के, बिहार के हैं। तो कहीं ना कहीं दीपक सावंत जी को ये लगा कि जिस टाइम पे बाजार काफी गर्म था, 2007-8 की बात है ये, तो उन्होंने लगा कि अगर मैं सीधे शब्दों में कहूँ तो उन्हें लगा कि ये अच्छा मौका है बहती गंगा में हाथ धोने का। और बच्चन जी के साथ उन्होंने 4-5 दिन ही शूट करके सारे शॉट ले लिए थे। इनफैक्ट बच्चन जी की तबीयत खराब हो गई थी उस शूटिंग के दौरान, इतना जबरदस्त उनके साथ उनसे काम लिया जा रहा था एक एक दिन में। तो अमिताभ बच्चन जी भोजपुरी सिनेमा में आए नहीं, मतलब ये तो वैसी वाली बात हो गई कि कभी कभी हॉलीवुड का कोई एक एक्टर या कोई एक सिंगर
हिंदी सिनेमा में कुछ करके चला जाता है। तो वैसी एक बात हुई थी, लेकिन अमिताभ बच्चन जी उस तरह से आए नहीं थे। जहां तक दूसरी बात है, जो जो आपने जो एक बात कही कि युवा पीढ़ी को कुछ दे नहीं सकता भोजपुरी का सिनेमा आज का, जो आपने एक बात कही, दरअसल भोजपुरी का जो सिनेमा है उसको पूरा समझने की जरूरत है कि ये सिनेमा जो है ये किसका सिनेमा है, भोजपुरी के किस वर्ग का सिनेमा है। बेसिकली मैं भोजपुरी में ये तो कहता हूं कि भोजपुरी में दर्शक है ही नहीं, दर्शक वर्ग नहीं है भोजपुरी में। भोजपुरी में जो वर्ग इसको देख रहा है सिनेमा घरों में जाके, वो भोजपुरी बनाने वालों का शिकार है, वो विक्टिम्स हैं, वो इनके इस सिनेमा ने विक्टिमाइजेशन किया है एक ऑलरेडी एग्जिस्टिंग अंडर प्रिविलेज्ड वर्ग का। इसलिए आप देखेंगे कि भोजपुरी सिनेमा किन सिनेमा घरों में लगता है। अगर आप ये देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये कौन सा वर्ग है जो उसे देखने या जिसको टारगेट किया जा रहा है। मैं खुद भोजपुरी बोलता हूँ और अंधेरी वेस्ट में रहता हूँ। मेरे यहाँ से सिनेमा घर है जो कि यहाँ से ज्यादा दूर नहीं है, नवरंग थिएटर। मैंने एक दो बार कोशिश भी की कि मैं जाके देखूं वहां पे, लेकिन जिस तरीके से सिनेमा बनाई जाती है, देख किया जाता है, तो वो एक ऐसे वर्ग को का शोषण करना चाहता है मानसिक और आर्थिक तौर पे। वो कुछ देने के लिए है ही नहीं, वो तो लेने के लिए बनाया गया है। और जब आपने प्रियंका चोपड़ा जी का नाम लिया, वो यहीं पे मेरे एकदम बिल्डिंग के पास में ही इनका घर है। तो प्रियंका चोपड़ा जब फिल्मों में आ रही थी भोजपुरी में उनके प्रोडक्शन हाउस से, तो मुझे बड़ी उम्मीद थी, आज भी वो ट्वीट होगा कहीं पे, जब मैंने उनको किया था कि बड़ी खुशी है कि आप भोजपुरी में आ रही हैं, तो बड़ी उम्मीद है कि आप कुछ अच्छा करेंगी। क्योंकि प्रियंका चोपड़ा ने जब पंजाबी फिल्म बनाई तो वो टोरंटो में गई, वहाँ पे इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में। जब उन्होंने मराठी फिल्म बनाई वेंटिलेटर, तो वो नेशनल अवार्ड में गई। उसके बाद उन्होंने नॉर्थ ईस्ट में भी फिल्म बनाई, शायद सिक्किम की भाषा में बनाई थी। ये तमाम फिल्में बड़ी अच्छी बनी और बड़े अच्छे फिल्म फेस्टिवल्स और नेशनल अवार्ड तक गई। लेकिन जब वो भोजपुरी बनाती हैं तो वो निहायती अश्लील और फूहड़ फिल्म थी। हम लोग तीन चार मित्र देखने भी गए थे यहाँ पे बम्बई में, ग्रैंड रोड ईस्ट में वो फिल्म लगी हुई थी, और देख के बहुत निराशा हुई कि क्यों, मतलब इन्होंने ऐसा काम किया है। तो इसको पूरा समझना पड़ेगा कि ये भोजपुरी के साथ ही क्यों हो रहा है, भोजपुरी की ही छवि ऐसी क्यों है, दूसरी भाषाओं की छवि ऐसी क्यों नहीं, दूसरी भाषाओं का सिनेमा ऐसा क्यों नहीं है। तो इन चीजों को समझना पड़ेगा, और मैंने काफी कोशिश की है इसको समझने की पिछले कुछ सालों में, और काफी चीजें जो हैं लगातार समझने से और इसको पढ़ने से और जानने से, लोगों से बात करने से, कई जगहों पे जाने से पता चलता है कि भोजपुरी में ही ऐसा क्यों हुआ है। और आप देखिएगा कि बिहार से कई सारे प्रबुद्ध निर्देशक हैं, बहुत बड़े बड़े राइटर हैं, राष्ट्रकवि तक भी हैं, और बहुत सारे लोग हुए। बिहार से, पूर्वांचल से आप ले लीजिए, बड़े बड़े राइटर हमारे इन दोनों जगह से हैं, नामवर सिंह से लेके केदारनाथ सिंह से लेके काशीनाथ सिंह, रामधारी सिंह दिनकर, फनीश्वरनाथ रेणु, कई सारे बहुत दिग्गज लोग हैं। कुछ वाद हैं जैसे राहुल सांकृत्यायन हो या बाबा नागार्जुन हो, जिन्होंने अपनी मातृभाषाओं में थोड़ा बहुत काम किया है। बाबा नागार्जुन ने अच्छा खासा काम किया है, राहुल सांकृत्यायन ने भी किया था। लेकिन आप एक चीज देखिएगा कि सिनेमा से पीछे जाइए, साहित्य में जाएं आप और भाषा में जाएं, तो आप देखिएगा कि हमारे क्षेत्र से जो बड़े साहित्यकार निकले हैं, इन्होंने अपनी मातृभाषाओं में कुछ नहीं या कुछ खास नहीं लिखा है, कुछ खास नहीं लिखा है। और कई बार कुछ चीजों को इस तरीके से रखा गया है कि हमारे यहाँ का प्रबुद्ध वर्ग, संभ्रांत वर्ग, मध्यम वर्गीय, खास तौर पे जो सवर्ण रहे, और क्योंकि जो अपर कास्ट जो रहा है वो ज्यादातर समाज के अंदर ज्यादा कंट्रोल रहा है उनका, तो कहीं ना कहीं आप ये चीज देखिएगा पिछले 150 सालों में बिहार और उत्तर प्रदेश के अंदर एक पट्टी बना दी गई जिसको कहने लगे लोग हिंदी पट्टी। और हिंदी अच्छी भाषा, हम लोग हिंदी में बात कर रहे हैं, हिंदी में काम करते हैं कई बार, लेकिन हर चीज को जानना बड़ा जरूरी है कि हुआ कहाँ पे। मुझे ये लगता है बार बार
कि अपनी मातृभाषाओं को एकदम दरकिनार करके जो हम लोगों ने अपने ऊपर कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा हिंदी को हावी किया है, हम बैलेंस बनाने नहीं दिया। सरकार की नीतियों की वजह से हम बैलेंस नहीं बना पाए। और उसमें हुआ क्या कि रोजगार हो या शिक्षा हो या कोई भी चीज हो, अगर आपको साहित्य भी लिखा है आपने, तो अब आप चाहते हैं कि भाई अब सिनेमा है जैसे फॉर एग्जांपल, तो सिनेमा में बहुत रोजगार हिंदी ने लगातार पिछले 109 सालों के सफर में 1911 से लेके राजा हरिश्चंद्र से लेके अभी तक, आज नेटफ्लिक्स और के जमाने में, अमेजोन के डिजिटल के जमाने में हम आए हैं, तो हिंदी ने लगातार काम किया है, करते रहे हैं। और ये करने वाले कौन से लोग हैं? बिहार यूपी के ज्यादातर लोग हैं, दर्शक भी वहां के रहे, बाद में धीरे धीरे चीजें फैली। तो ये जो सारा भाषा का घालमेल हुआ है हमारे यहाँ, आप देखिएगा कि जहां जहां मातृभाषाओं के ऊपर हिंदी को थोड़ा हावी किया गया, बिहार, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, यही क्षेत्र आगे जाके बीमारू राज्य कहलाते हैं। यही क्षेत्र सबसे गरीब राज्य हो जाते हैं, क्योंकि फिर लोग बहुत इतिहास की बातें हम बिहारी लोग थोड़ा ज्यादा ही करते हैं। तो अब सोने की चिड़िया कहाँ थी? तो अब कहाँ वो सोने की चिड़िया उड़ गई? तो मैं सोने की चिड़िया और अजात शत्रु और अचाणक्य और वो बुद्ध के जमाने में नहीं जाऊंगा। मैं पिछले 150, 200, 300 सालों की आप बात कर लें, तो बिहार के अंदर जिस तरीके से साहित्यकारों ने हिंदी को पकड़ा, अपनी मातृभाषा को छोड़ा, वो बंगाल में नहीं हुआ है। अगर आप बंगाल जाइए तो वहां पे शरद चंद्र बंकिम और रविन्द्रनाथ टैगोर और पता नहीं क्या, मतलब उनका साहित्य और उनका सिनेमा आप देखिए, क्योंकि जहां साहित्य था सर वहीं पे सिनेमा बढ़ गया। आप देख लीजिए, आप मिला लीजिए। अगर पंजाब में शिव कुमार बटालवी थे और अमृता प्रीतम भी पंजाबी लिख रही थी, अगर आप गुजरात आइए तो यहाँ पे तेंदुलकर थे, यहाँ पे पुलत देशपांडे थे, लोग लिख रहे थे। दक्षिण जाइए तो उनका वो अलग ही एक दुनिया ही अलग है उनकी। उड़ीसा के अंदर उनकी भाषा, लोग कहते हैं कि अरे, मुझे कई सारे लोगों ने ये कहा, जो मैं बराबर उनके इस दलील को हमेशा काटता रहा हूं, लोग कहते हैं कि अरे सर, गरीबी बहुत है ना बिहार में। तो ये सब चीजें तो बाद में आएंगी, जब एक बार लोग वेल टू डू हो जाएंगे, संभ्रांत हो जाएंगे और पैसा कमा लेंगे, तो आपके यहाँ संस्कृति बढ़ जाएगी, आपके यहाँ भाषाओं का विकास हो जाएगा। मैंने कहा नहीं, ऐसा नहीं होता है, ऐसा कभी नहीं हुआ है, कहीं नहीं हुआ है। अगर हम पूरे देश की बात करें तो बहुत सारे पॉकेट्स ही अर्बन या अमीर रहे हैं, बहुत सारे। अब बंगाल को ले लीजिए, बंगाल में तो बहुत ज्यादा गरीबी रही है, कैलकाटा को छोड़ दीजिए, उड़ीसा ही ले लीजिए, तो कहाँ उड़ीसा ने अपनी भाषा को कभी भी, कहाँ उड़िया जो है वो भुवनेश्वर के अंदर और कटक के अंदर और राउरकेला के अंदर वो लोग आपस में हिंदी तो नहीं बोल रहे हैं। आप हिंदी सीखिए, मैं अगर आपसे बात कर रहा हूँ, आप मिथिला के हैं या आप उड़ीसा के हैं या बंगाल के, तो मैं आपसे हिंदी बोलूंगा। लेकिन दिक्कत ये हो गई कि संपर्क भाषा ने हमारे आप से ही संपर्क तोड़ दिया। कि संपर्क भाषा है, संपर्क भाषा बड़ी अच्छी बात है, संपर्क भाषा रहे, मैं तो कहता हूँ संपर्क भाषा यही रहे पूरे देश में अगर आप बनाना चाहें तो। लेकिन संपर्क भाषा ने हमारा और आपका, मैं बक्सर का हूं, आप छपरा के हैं, बक्सर और छपरा के लोग भी जब मिल जाते हैं तो बिरले ही ऐसा होगा कि वो भोजपुरी में बात करेंगे, उनके वो बात करेंगे का होता है छपरा, तो वो सामने वाला अगर नहीं सकुचाया तब तो भोजपुरी में बात हो जाएगी। लेकिन वो एक ऐसा बन गया, जैसे मैं अपने घर का ही बता रहा हूँ, मेरे घर में कभी मुझसे भोजपुरी में बात नहीं हुई, ऐसे मैं हजारों हजार घर जानता हूँ। मैं डुमरांव का हूँ, मैं डुमरांव में ऐसे घर देख रहा हूँ, मेरे छोटा कस्बा है, गांव तो नहीं कहूंगा, थोड़ा डेवलप्ड है, डेवलप्ड एज इन कंक्रीट है वहां पे। तो वहां पे मैं देख रहा हूँ, वहां पे लोगों के घरों में देख रहा हूँ, वो हिंदी की तरफ बढ़ रहे हैं। और क्यों ना बढ़े, आपने भोजपुरी के अंदर कुछ बढ़ने कहाँ दिया है, भोजपुरी को कभी खड़ा होने कहाँ दिया है। और भोजपुरी ही नहीं, मैं तो कहता हूँ मैथिली थोड़ी बहुत बची रही, क्योंकि मैथिली के अंदर जो मिथिला के जो मैथिल ब्राह्मण लोग हैं और जो दूसरे थोड़ी अगड़ी जातियां हैं, उन्होंने कभी जाने नहीं दिया। तो ये चीज देखा गया है कि जहां पे भी जो एक पावरफुल वर्ग रहा है, या जो शिक्षित वर्ग ने अगर अपनी मातृभाषा को नहीं जाने दिया है, तो वहां पे भाषाएं जिंदा रही हैं।
मिथिला में भी जिंदा रही हैं, लेकिन मिथिला क्योंकि बिहार का हिस्सा है तो वहां पे मैथिली के ऊपर भी ये सरकारी नीतियों का बड़ा प्रभाव। अब जैसे मान लीजिए कि आपको बहुत अच्छी भोजपुरी आती है, आपने विद्यापति, ये अपने भिखारी ठाकुर से लेके और महेंद्र मिश्र से लेके और आज तक के जो अच्छे साहित्यकार पिछले कुछ सालों में, मोती बीए हों, पांडे कपिल हों, ये वो नाम है जो भोजपुरी के साहित्यकार हैं, जो बहुत सारे लोग नहीं जानते होंगे, जौहर शाफियाबादी को नहीं जानते होंगे बहुत सारे लोग, और अभी बहुत सारे अच्छे लोग भोजपुरी में काम कर रहे हैं, संतोष पटेल हैं, ये लोग काम कर रहे हैं। अब ये सब भोजपुरी वाले हैं, तो इनको लोग नहीं जानते होंगे। तो ये बहुत अच्छी भोजपुरी जानते हैं, लेकिन उसका करें क्या? किताबें लिख दें तो खरीदे कौन, पढ़े कौन? क्योंकि ना तो आपको नौकरी मिलनी है भोजपुरी से, ना आपको कोई कंपटीशन देना है भोजपुरी में, ना ही आपको आपके बिजनेस में इसका कोई खास सिग्निफिकेंस है, तमाम चीजें, ना ही आपके स्कूल में इसको पढ़ाया जाता है। बिरले ही कोई एक आध कॉलेज होंगे जहां भोजपुरी है अभी इस वक्त। और तो आपने पूरे संरचना से भाषा को धकेल दिया बाहर, और आपने कहा कि भाई अब तुम हिंदी पढ़ो। अब जब बिहारी हिंदी बोलता है तो वो देश में जोक बनता है, अगर बंगाली भी हिंदी बोलेगा तो वो देश में जोक ही बनेगा। और आपने देखा होगा कई बार बंगाली कैरेक्टर्स को हिंदी फिल्मों में लाते हैं और उसको एक विदूषक के तरह उसको दिखाया गया है। या तमिलनाडु या होता है मद्रासी आ गया तो वो हिंदी सिनेमा में आएगा, बोलेगा अयो क्या करता जी, तो चार लोग ताली मारेंगे, हंसेंगे। या कोई बंगाली आ गया, ओ चटर्जी मछली खाएगा, ऐसे बात करेगा तो चार लोग ताली मारेंगे। लेकिन तमिलियंस ने तमिल नहीं छोड़ी, दो बंगालियों ने बंगाली नहीं छोड़ी, लेकिन दो छपरा के रहने वालों ने या बक्सर के रहने वालों ने या आरा के रहने वालों ने एक बड़े स्तर पे, बड़े लेवल पे भोजपुरी छोड़ी। और जब वो हिंदी बोलने लगे तो फिर वो भोजपुरी के टोन में जैसी तैसी हिंदी, जैसे तमिलियन हिंदी बोलेगा तो वो अपने टोन में, कहा जी अरविंद जी बड़ा बाल बढ़ा लिए हैं, बड़ा चश्मा बड़ा बढ़िया लग रहा है, ये इस तरह की भाषा हम बोलेंगे और चार लोग ताली मारेंगे, आप फिल्म में उतारे जाएंगे और फिर आप एक कॉमेडियन बनेंगे। जैसे कि सबसे ज्वलंत उदाहरण है पीके फिल्म। पीके के अंदर पीके जो कैरेक्टर है आमिर खान का, वो एक दूसरे ग्रह का प्राणी कहाँ उतरता है? आपने देखी है वो फिल्म अरविंद जी? हाँ देखिए देखिए। तो आपको याद है वो उसका जो स्पेस, जो विमान होता है, कहाँ पे उतरता है, देश के किस हिस्से में? मुझे ठीक से याद नहीं पड़ा, लेकिन मेरे ख्याल से शायद मुझे बिहार में ही कहीं उतरता है शायद, मेरे ख्याल से। नहीं, बिहार में ही तो नहीं उतरा था। बिहार में उतर जाता तो कोई बात ही नहीं थी। वो उतरता है राजस्थान में। हाँ, वो लेकिन उसका भाषा का टोन तो बिहारी रखा था उन लोगों ने पूरा। वही तो मैं बता रहा हूं कि क्यों भाषा का टोन बिहारी रखने की जरूरत क्यों थी? आपको क्या लगता है? नहीं, वो कॉमिक तो अपना डालना चाह रहे होंगे, कॉमिक पुट डालना चाह रहे होंगे, चीज तो ये। बिल्कुल सही बात है। तो बिहारी जो हिंदी बोलता है वो कॉमिक ही तो है। जब एक आम बिहारी हिंदी बोलता है दिल्ली की सड़कों में, पूना बंबई की सड़कों में, तो वो कॉमिक ही तो है वो। तो जिस समाज की पूरी भाषा एक कॉमिक हो जाए तो उस समाज का कितना आत्मसम्मान बचेगा, ये सोचिए ना। अगर पूरा बंगाल ये वाली हिंदी बोलने लगे, अरे मछली खाएगा, पिक्चर देखेगा पूरा बंगाल, तो हम तो हंसेंगे, मैं तो हंसूंगा उनके ऊपर, तो हमारे ऊपर क्यों नहीं कोई हंसे? तो ये तो हो गई कि अब फिर जब चार लोग सुनते, जैसे मुझे याद है मैं दिल्ली जब पहली बार साल 2000 में गया था, तो 12वीं करके, तो अब हम लोग यही बोलते थे कि काजी का कर रहे हो, अरे देखो ना बस आ रहा है। 511 और 618 दो बस हम पकड़ते थे कटवरिया सराय से। तो बोले अरे बस आ गया, बस आ गया, चल चल चल। तो मेरे जो दिल्ली वाले दोस्त थे वो बोलते थे बस आ गया क्या बोलता है यार तू? तो बस आ गया नहीं, बस आ गई। बोले हाँ यार वही वही बस आ गई। अब आ गया, आ गई, ट्रेन चला गया, ट्रेन चली गई। हम लोग तो ऐसे बड़े हो गए ना, क्योंकि हमने मातृभाषा बोली नहीं, हमें मातृभाषा का व्याकरण तक नहीं पता। लेकिन आज भी भोजपुरी बोलने वाला कहता है ट्रेन आ रहल बिया। आज भी वो यही कहता है कि ट्रेन आ रहल बिया, ट्रेन चल गई। तो ट्रेनवा आवता। हाँ, क्या बोल रहे हैं? ट्रेनवा आवता। हाँ, ट्रेनवा आवत अभी कहते हैं, लेकिन बहुत लोग यो यो कहेला कि ट्रेन आ रहल बिया।
हाँ, ट्रेन आ रहा भी जैसे है। मैं अपने गांव का अपने जगह का बता रहा हूँ, डुमरांव का बता रहा हूँ। बहुत सारे लोग हैं, कई बार आना जाना रहा है, मेरे चाचा लोग भोजपुरी बोलते हैं आपस में, तो मैंने उनसे जब भोजपुरी सुनी है तो सही व्याकरण सुना है, ट्रेन आ रहल बिया, समझ रहे हैं। हम्म, लेकिन मैं कहता हूं सारी भाषाओं सीखिए आप, सारी भाषाओं को सीखना अच्छी बात है। मैं तो आज के टाइम में थोड़ा बहुत मैथिली भी बोल लेता हूँ, थोड़ा बहुत मगही भी बोल लेता हूँ, लेकिन ये जो भोजपुरी में अब हुआ ये कि पढ़े लिखे संभ्रांत वर्ग ने मातृभाषा छोड़ी, हिंदी में गए, तो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, पिछले 100 सालों में, 125 सालों में, जनरेशन बाद जनरेशन, आपकी आपकी सोच जो है हिंदी में आने लगी। अभी जैसे आप जब लाइव आने से पहले आपने जब चाय मंगाया तो आप भोजपुरी में बात कर रहे थे, करेक्ट? हाँ, आप भोजपुरी में बात कर रहे हैं, तो आप सोचते भी होंगे तो शायद आप भोजपुरी में ही सोचते होंगे। लेकिन हुआ ये कि पिछले 100-125 सालों में भाषा इस तरह हमारे ऊपर डाली गई है हिंदी को, कि हम पीढ़ी दर पीढ़ी अपने भाव को अब हिंदी में व्यक्त कर पाते हैं, पीढ़ी दर पीढ़ी। और इसमें हमारी गलती नहीं है कि अगर मैं हिंदी में ही मेरा अट्रैक्शन है, क्योंकि हिंदी में तो बाजार सजा हुआ है, भोजपुरी में बाजार क्यों नहीं सज पाया। अब ये बात आती है कि जब सिनेमा आया तो अब आप कह रहे हैं ना कि 1960 के दशक की फिल्में बहुत अच्छी थी या बेहतर थी, लेकिन मैं आपको बता दूं कि सिर्फ 8-9 सालों में 1963 में शुरू होने वाली फिल्में लगभग कम हो गई थी या बुरी स्थिति में जा चुकी थी। सिर्फ साथ आपको कोई भोजपुरी के जो सिनेमा के बहुत अच्छे अच्छे जानकार हैं वो आपको बताएंगे कि भोजपुरी 7-8 सालों में ही बहुत कम हो गया था उनका प्रोडक्शन। मुन्ना कुमार जी हैं, बड़ा अच्छा उनका रिसर्च है इन सब चीजों को लेके। फिर भोजपुरी सिनेमा फिर से शुरू होता है एक बार, और फिर नासिर हुसैन फिर एक्टिव होते हैं, फिर वो चलता है और फिर वो बंद हो जाता है। और अब की बार जब शुरू हुआ तो 2004-5 से हुआ, जिन जो ये सब फिल्में थी, ससुरा बड़ा पैसा वाला और ये सब। लेकिन हम डिजिटल एज में आ गए थे, मोनेटाइजेशन के एवेन्यूज बढ़ गए, मोनेटाइजेशन का एवेन्यू सिर्फ थिएटर नहीं रह गया, और लोगों को ये समझ में आने लगा कि यार ये जो इनका दर्शक वर्ग है उनको ये खिलाओ। अब भोजपुरी में पैसा कौन लगाता है? मैक्सिमम पैसा भोजपुरी में, या हम कहें 60% पैसा नॉन भोजपुरी ऐसे लोगों का लगता है, जो सोचता है कि मैं मिला हूं ऐसे लोगों से, उनके ऑफिसेज हैं यहाँ पे, मैं किसी स्टेट के आदमी को या मैं किसी कम्युनिटी को नहीं कहना चाहता हूँ, लेकिन सब बिजनेस कम्युनिटी वाले लोग हैं, और ये लोग सोचते हैं कि यार इनको ये दिखाओ और ये चलता है, क्योंकि तुरंत से जो डिस्ट्रीब्यूटर है वो तुरंत इतना फला मिनिमम गारंटी दे के तुम्हारी फिल्म ले लेगा अगर तुमने इस तरह की चीजें दिखाई हुई हैं। तो ये हो गया। लेकिन बात ये है कि भोजपुरी ही, आपका जो सवाल था कि अश्लील क्यों, फूहड़ क्यों, ये आपने जो पूछा, बताया। अब देखिए यहां क्या हुआ है, बैलेंस बिगड़ा है, बैलेंस बिगड़ गया यहां पे। अब बटकरा पे एक तरफ आप एकदम से ही 20 किलो का वो रख दीजिए, ठप से ऐसे हो जाएगा। हमारे यहाँ बैलेंस बिगड़ा है। बैलेंस कैसे बिगड़ा है? अब क्योंकि आपने भाषा को आप 1860-70 कुछ किताबें में मैं रेफर के लिए मैंने रखी हुई थी, और मैं हमेशा इन सब चीजों को देखता हूँ, काफी सारी चीजें, जैसे कि मैं आपको दिखाता हूँ, ये एक किताब है, ये हाँ, ये राजकमल प्रकाशन की किताब है। इसका नाम है हिंदू परंपराओं का राष्ट्रीयकरण। अच्छी किताब है, काफी अच्छी बातें इसमें लिखी हैं। एक ये किताब है, बीच में हिंदी नेशनलिज्म। हाँ, ये 2 किताबें हैं, और एक और किताब है हिंदी भाषा और साहित्य का इतिहास। हिंदी भाषा और साहित्य, राष्ट्रभाषा प्रचार समिति वर्धा, राष्ट्रभाषा प्रचार। हिंदी को तो राष्ट्रभाषा बनाया ही नहीं गया है आज तक संविधान में, तो इसको राष्ट्रभाषा बोलने की, बताने की इतनी जोर जबरदस्ती क्यों है? लोगों को ये सच क्यों नहीं बताया जाता है कि जिस तरह से मोर को राष्ट्रीय पक्षी बनाया गया है, जिस तरीके से रॉयल बंगाल टाइगर को राष्ट्रीय जानवर बनाया गया है, उस
तर्ज पे हिंदी को राष्ट्रीय भाषा का दर्जा हमारा संविधान नहीं देता है। लोगों को ये सच क्यों नहीं बताया जाता है? और इसके अगर आप इतिहास में जाइएगा तो आपको शुरू करना पड़ेगा 1860 के आसपास, 1860 के आसपास शुरू करना पड़ेगा, जिसमें कि बहुत सारे मतलब एक से एक लोग हैं जो जो थे उस समय और चाहते थे कि हिंदी जैसे आपने सुना होगा ना कि भोजपुरी, मैथिली, अवधी, मगही हिंदी की बोलियां हैं। आपने सुना होगा ये बात, ये हिंदी हाँ की हाँ बोली। देखिए इसको किस तरीके से मैनिपुलेट किया गया है कि ये हिंदी की बोलियां नहीं थी, ये हिंद की बोलियां थी, ठीक है, जिसमें खड़ी बोली भी बोली ही थी, ये हिंद की बोलियां थी। हमारे यहाँ ज्यादातर चीजें बहुत समय पहले से सब कुछ मौखिक रहा है। सब जानते हैं कि ज्यादातर चीजें मौखिक रही हैं, और लिखने की जो बात आई वो बहुत ही बाद में चीजों को लिखा गया है। तो आप उस समय से शुरू करिएगा कि किस तरीके से हिंद की बोलियों में से खड़ी बोली को डेवलप किया गया। और अच्छी बात है, लोगों को लग रहा था, लेकिन लेकिन गलती यहां हो गई कि हम जो एक रूलिंग वर्ग था, उन लोगों ने बिहार और उत्तर प्रदेश की मातृभाषाओं को, अगर जैसे अवधी की बात करी, अवधी में बहुत अच्छे अच्छे लोग अभी काम कर रहे हैं, अमरेंद्र अवधिया जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। अवधी में तो रामचरितमानस है, तो ऐसा कैसे हो गया कि किसी ने 500 साल पहले रामचरितमानस लिखा हुआ है, और वो उसको आप कहते हैं कि वो बोली है, वो भाषा नहीं है, तो बिना किसी व्याकरण के, बिना किसी शब्दकोश के किसने कैसे रामचरितमानस लिख दिया होगा? तो ये बोली कैसे हो जाती है रामचरितमानस? मतलब अब 16 सेंचुरी में लिखा गया है, और तुलसीदास जी 1532 से 600 1623 के बीच में वो रहे। तो ये सारा जो पॉलिटिक्स हमारे इलाके में हुआ भाषाई तौर पे, उसमें ये हुआ कि जो एक सामंतवादी विचारधारा तो थी इसके पीछे, और जैसा कि सुधा डालमिया लिखती हैं अपनी किताब में, और उन्होंने बहुत सारा इसमें एग्जाम्पल्स दिया हुआ है कि किस तरीके से इन चीजों को बढ़ाया गया, और किस तरीके से हिंदी भाषा को एक क्षेत्र में या पूरे देश में चाहते थे कि वो हिंदी हो जाए, जिसमें अंग्रेजों ने बड़ी मदद की थी इनकी। फोर्ट विलियम्स में बंगला और इंग्लिश लिटरेचर को देवनागरी में ट्रांसलेट करवाते थे, और 1872 में पहली बार उसको उसको टेस्ट किया गया नागरी लिपि को, कैथी हटा के। कैथी हटाने की भी एक बहुत ही क्या कहते हैं उसको, एक बहुत ही इंटरेस्टिंग वो है, कहानी है कि कैथी क्यों हटाई गई। अगर आपको मालूम होगा, कैथी जो थी वो भोजपुरी की एक आधिकारिक लिपि थी। मैं इनफैक्ट कल जो है मैं कुछ लिख रहा था और कैथी लिखने की कोशिश कर रहा था। मैं दिखाता हूँ ये कि कैथी कैसी दिखती थी। ये देखिए, मैं कुछ लिख रहा था कल, ये देखिए, ये कैथी है। अच्छा। कैथी लिपि चलती रही, लेकिन कैथी लिपि को हटा दिया गया। अब हिंदी भाषा में एक था कि भाई मुगलों से छुटकारा मिल चुका था, एक 300-400 साल का जो मुस्लिम राज था वो जा चुका था, और कहीं ना कहीं ये था कि जो हिंदू पना है देश का, जो हिंदुत्व था, उसको बचाने की एक कवायद थी, जो शायद उस समय जरूरी भी रही होगी। और ठीक है, सब अपने धर्म को बचाना चाहते हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ लोगों ने ये गलती कर दी कि इन्होंने ये कहा कि भाई एक ऐसी भाषा की जरूरत है, क्योंकि उर्दू तो बहुत आगे जा चुकी थी, और मतलब गालिब और ज़ौक़ और पता नहीं मीर और पता नहीं कितने सारे कमाल के शायर आके जा चुके थे। और तो इनको जरूरत ये लग रही थी कि हिंदुओं को कैसे हम एक सूत्र में बांधें। जितने लोगों को ये मालूम है कि हिंदी भारत को एक सूत्र में बांधने की भाषा थी, वो नहीं जानते हैं इस चीज को, कि हिंदी हर भारतीय को बांधने के लिए नहीं थी, जैसा कि लिटरेचर में लिखा है, मैंने नहीं लिखा है, आप चाहे तो इन किताबों को रेफर कर लें।
हिंदी बनाई गई थी हिंदुओं को एकजुट करने के लिए, और हिंदी हिंदू हिंदुस्तान का ये नारा बड़ा फेमस रहा है। और ये शायद ही कोई होगा जो जो थोड़ा सा भी पढ़ने लिखने वाले लोग होंगे वो जानते ही नहीं होंगे, वो जानते होंगे इस चीज को कि हिंदी हिंदू हिंदू का नारा बहुत पुराना। मैं आपको एक बताता हूँ जो वसुधा डालमिया ने अपनी किताब में लिखा है कि भारतेंदु के साथी लेखक और पत्रकार प्रताप नारायण मिश्र के शब्दों में साफगोई के साथ व्यक्त हुई है, जब उन्होंने साधनों और आश्रयदाताओं की कमी के चलते दुख के साथ अपनी पत्रिका ब्राह्मण, उनकी एक पत्रिका थी प्रताप नारायण मिश्र की जिसका नाम था ब्राह्मण, तो वो ब्राह्मण बंद कर दिया, उस पत्रिका को बंद कर दिया क्योंकि उनके पास फंडिंग नहीं थी उसको चलाने का। तो जब वो बंद कर रहे थे, जब वो मतलब एक तरह का फेयरवेल दे रहे थे कि चलो भाई अब, तो उन्होंने कुछ शब्द बोले थे वो कविता के रूप में। मैं आपको बता रहा हूँ 2 लाइन की। अब देखिए हिंदी के बारे में बात है लेकिन ये अवधि में है। चहजू जू साचहु निज कल्याण, तो सब मिली भारत संतान, जपो निरंतर एक जबान, हिंदी हिंदू हिंदुस्तान। ठीक है, रीझे अथवा खीजे जहान, मान होए चाहे अपमान, पैन तजो रटिबो की बान, हिंदी हिंदू हिंदुस्तान। और लंबी सी कविता है। तो ये हिंदी हिंदू हिंदुस्तान का जो नारा था वो ब्राह्मण नाम की उनकी जो मैगजीन थी वो बंद करते समय उन्होंने एक फेयरवेल में कहा था। और प्रताप नारायण मिश्र के बारे में और भी है जो कि आलोक राय लिखते हैं। आलोक राय मुंशी प्रेमचंद के पोते हैं, वो अभी भी हैं, रहते हैं इलाहाबाद में शायद और अंग्रेजी के प्रोफेसर हैं। उन्होंने बड़ा काफी बढ़िया रिसर्च करके ये लिखा है कि किस तरीके से अंग्रेजों को खुश करके हिंदी को बढ़ाया जा रहा था, जिसमें कि प्रताप नारायण मिश्र ने ही कैसे विक्टोरिया के ऊपर काफी जो यहाँ पे लिखा हुआ है कि किस तरीके से चाटुकारिता होती थी। तो उसमें एक जगह उन्होंने लिखा है कि पूरी अमी की कटोरिया सी चिरंजीवी रहो विक्टोरिया रानी। तो ये एक कविता का उनका शीर्षक था कि पूरी अमी की कटोरिया, अमी मतलब नेक्टर जो होता है, फूड ऑफ गॉड, की कटोरिया से चिरंजीवी रहो विक्टोरिया रानी। विक्टोरिया रानी क्योंकि 1858 में विक्टोरिया का राज हो चुका था, तो क्या जरूरत थी कि इतने लर्नेड लोगों को विक्टोरिया रानी की चाटुकारिता करनी थी। और एक बार 1899 की बात है, महावीर प्रसाद द्विवेदी ने कोई किताब पढ़ी थी जिसमें कि वो कहते हैं कि वो किताब जो स्कूल में चलती थी उसको पढ़ते हुए बता रहे हैं कि इस पुस्तक को हमने पढ़ा परंतु इसमें ऐसा कोई पाठ हमको नहीं मिलता जिसमें अंग्रेजी राज्य की प्रशंसा अथवा कथा होती। नादिर शाह का वृत्तांत है लेकिन आगे के शब्द सुनिए, भारतेश्वरी विक्टोरिया का नहीं है। ये विक्टोरिया को भारतेश्वरी कहते थे। ठीक है, ये कौन लोग थे? ये वो लोग थे जो चाहते थे कि एक हिंदुओं को हम एकजुट करें, हिंदू राष्ट्र की कामना रखते थे। अच्छी बात है, आप कामना रखिए, लेकिन गलती यहां इन लोगों से, अच्छे हमारे बुजुर्गों से ये हो गई कि वो उन्होंने अपनी मातृभाषाओं को एकदम दरकिनार कर दिया और हिंदी को बढ़ाने लगे और हिंदी को ही इन्होंने आगे जाके स्वराज की भाषा भी हिंदी कहे जाने लगी। और धीरे धीरे हुआ ये कि बिहारी हिंदी लिख तो लेते हैं, बोल नहीं पाते हैं आज भी अच्छी हिंदी। मतलब ऐसा नहीं कि मेरे हिंदी बहुत बढ़िया है, ऐसा नहीं है बिल्कुल भी, लेकिन हमने हिंदी सीखी है तो पूरी मातृभाषाओं को किनारे। और आज आप अगर आज के तारीख में आप आज 18, 20, 22, 25 साल के किसी बिहार और या उत्तर प्रदेश के लड़के लड़की से पूछेंगे भाई तुम्हारी मातृभाषा क्या है, तो वो कहेगा हिंदी है। वो संकोच नहीं कहा। हालांकि बिहार के अंदर जो मिथिला क्षेत्र के लोग हैं वो थोड़े से इस चीज को लेके अभी भी सजग हैं और 90% लोग कहेंगे कि मैथिली है। देखिए क्या होता है दुनिया में, इंसान जो है वो कंफ्यूज हो सकता है कि उसका बाप कौन है। ऐसा हो सकता है, ऐसा होता है कि किसी बच्चे के बाप का ना पता हो। लेकिन बिहार यूपी में ऐसा हो गया कि हम अपनी माँ को लेके कंफ्यूज हो गए। समझ रहे हैं? माँ को आपने सुना होगा गधे को बाप बनाया, लेकिन कभी कोई नहीं कहता गधी को माँ बनाया। क्योंकि गधी अगर माँ भी है ना तो सम्मानजनक है
और हम ऐसे फकरे, ऐसे मुहावरे गधियों को लेके नहीं बनाते हैं, गधों को लेके बना देते हैं, क्योंकि माँ तो फिर माँ है। अब जो जिन्होंने भी, और माँ का ऐसा है कि भूमि और भाषा के आगे माँ ही लगता है, मातृ मातृ मैंने लगाया है अरविंद जी, नरवा लगवले बनी, केहू तो लगेलो कि मातृ काहे लागेला भोजपुरी और सॉरी भाषा और भूमि के आगे मातृ। तो गधे को बाप बनाया वो तो ठीक है, लेकिन दुनिया में लोग बाप बदल सकते हैं अपने काम को लिए, अपने अपने किसी एजेंडा के लिए, अपने किसी मतलब के लिए, ईर्ष्या के लिए, या मतलब अपने किसी भी चीज को पाने के लिए हम गधे को बाप बनाते हैं। गधा मतलब बाप बदल सकते हैं, लेकिन यहां तो हम लोगों ने अपनी माँ ही बदल डाली है। और आज के टाइम में अब यही लोग जब सिनेमा में घुसे, आगे जाके बड़े बड़े निर्देशक हुए हैं हमारे यहाँ, बड़े अच्छा, मैं बड़ा प्रशंसक हूँ प्रकाश झा सर का, बड़े अच्छे डायरेक्टर हैं, लेकिन मुझे हमेशा ही लगता है कि यार ये इतना बढ़िया डायरेक्टर है सर हमारे चंपारण के, मेरे निहाल के हैं, मेरे कंपनी का नाम भी चंपारण टॉकीज है, लेकिन पता नहीं क्यों इतने अच्छे डायरेक्टर हो कि कभी अपनी मातृभाषा में न फिल्म कभी डायरेक्ट करते हैं, न प्रोड्यूस करते हैं। अब तो खैर ठीक है, उनकी उम्र भी काफी है, लेकिन पूरा लाइफ मुझे लगता है कि प्रकाश झा जी ने अगर दामुल भोजपुरी में बनाई होती, शैवाल की कहानी जो दामुल थी, तो आज ये डिस्कशन हम नहीं कर रहे होते, क्योंकि इतनी दामुल बन चुकी होती, इतना अच्छा प्रेसिडेंट सेट हो चुका होता, क्योंकि उसी दामुल के ठीक अगले साल नदिया के पार रिलीज हुई है। आप डेट देखिएगा, वही 82-83 की बात है ये। तो क्या मजबूरी है कि बिहार के साहित्यकारों से लेके और ये सिनेमाकारों तक, और जितने मेरे फेवरेट डायरेक्टर हैं, अनुराग कश्यप जी बड़े अच्छे डायरेक्टर हैं, मुझे लगता है कि भारतीय सिनेमा को उन्होंने बड़ा कमाल का एक ट्विस्ट दिया है अपनी फिल्मों से, लेकिन वो भी भोजपुरी क्षेत्र से आते हैं। तो मुझे लगता है कि ये सब बड़े अच्छे लोग हैं, और ये अच्छे लोग आए तो बहुत अच्छा है। अब भाषा को लेकर दिनकर ने एक बड़ी अच्छी बात कही है, हालांकि दिनकर जी कोई मिथिला वाले ही बताएंगे, क्योंकि वो कहते हैं कि वो वहां के थे या अंगिका भाषी थे, तो उन्होंने अपनी मातृभाषा में शायद कुछ बनाया, लिखा नहीं लिखा, आई डोंट नो। लेकिन दिनकर ने 1955 में अपनी किताब में एक बात कही थी कि मैं वहीं से पढ़ रहा हूं, अगर शेयर स्क्रीन का ऑप्शन होगा तो मैं स्क्रीन शेयरिंग भी कर दूंगा, और मैं दिखा दूंगा कि वो क्या लिखा हुआ है वहां पे। ये है, ये चीज, ये लिखा है यहाँ पे, मैं ये कटिंग निकाल के रखा था कि मैं आपको बताऊंगा कि सांस्कृतिक गुलामी का सबसे भयानक रूप वह होता है जब कोई जाति अपनी भाषा को छोड़कर दूसरों की भाषा को अपना लेती, जाति से इनका मतलब संदर्भ समाज से है, दूसरों की भाषा को अपना लेती है और उसी में तुतलाने को अपना परम गौरव मानने लगती है। यह गुलामी की पराकाष्ठा है, क्योंकि जो समाज जाति अपनी भाषा में नहीं सोचती, अपनी भाषा में अपना साहित्य नहीं लिखती, अपनी भाषा में अपना दैनिक कार्य संपादित नहीं करती, वह अपनी परंपरा से छूट जाती है, अपने व्यक्तित्व को खो बैठती है और उसके स्वाभिमान का प्रचंड विनाश हो जाता है। ये दिनकर जी ने लिखा था 1955 में कि जो अपनी मातृभाषा से छूट जाते हैं उनका प्रचंड विनाश हो जाता है, उनके स्वाभिमान का। तो आप देखिए कि अब आप बिहार के लोगों का स्वाभिमान, उनकी पहचान, उत्तर प्रदेश के का कलेक्टिव आइडेंटिटी की अगर हम बात करें तो बिहारी शब्द किस संदर्भ में इस्तेमाल होता है देश भर के अंदर, या यूपी वालों को भैया जब कहते हैं लोग तो किस लहजे में कहते हैं, वो आप देखिए इस चीज को। मैं ये नहीं कहता हूँ कि भाषा से सब ठीक हो जाएगा या भाषा की वजह से ही सब खराब हो गया, ये दोनों चीजें नहीं है, लेकिन देश के अंदर जो ज्यादा विकसित प्रदेश है, मैं नहीं कहता हूं परफेक्ट है वो, मैं महाराष्ट्र में रहता हूं, महाराष्ट्र ऐसा नहीं कि परफेक्ट है, लेकिन विकसित तो कई गुना है बिहार से, उत्तर प्रदेश से ज्यादा। तो इस देश के अंदर विकसित राज्य वही हुए जहां मातृभाषाएं बची। तमिलनाडु, गुजरात, महाराष्ट्र, पंजाब, बंगाल बहुत चीजों में बहुत बेहतर है, असमिया फिल्में तो अब ऑस्कर तक पहुंच गई हैं, उड़ीसा चले जाइए, आंध्र प्रदेश, केरल चले जाइए, कर्नाटक देख लीजिए। और इस देश का बीमारू पट्टी वो है जहां, जिसको हम हिंदी पट्टी भी बोलते हैं। तो हिंदी के साथ हम कोएग्जिस्ट हमें क्यों नहीं करने दिया गया, और हमें ये बताते रहे कि अरे ये तो बोली है, अरे ये तो डायलेक्ट है, ये डायलेक्ट है, ये बोली है। अरे भाई
हर हर बोली जो है वो भाषा बनती है। और मेरे पास, मैं आपको बताऊं, मैं एक बड़े अच्छा एक ऑर्गेनाइजेशन, एक संस्थान है आखर, में उससे जुड़ा हुआ हूं। आखर से, आखर की एक वेबसाइट है, जो भी सुन रहे हैं वो जान ले कि साहित्य आंगन नाम से वेबसाइट है। और साहित्य आंगन के ऊपर आपको 400 से ज्यादा, अब तो मुझे लगता है 500 हो गया होगा, 500 भोजपुरी साहित्य की पीडीएफ्स हैं। और वो लगातार महीने में जोड़ते रहते हैं वो लोग, क्योंकि आप किसी चीज को छिपा सकते हैं, दबा सकते हैं, लुका सकते हैं कि अरे है ही नहीं इसमें, तो अरे है ही नहीं। जैसे हम बच्चे से, बचपन में मेरी दादी जो थी वो बड़ा अच्छा तिल का लड्डू और छुहाड़ा और काजू छिपा देती थी और हम लोग ढूंढ लेते थे। तो उस तरह से भोजपुरिया लोगों ने अपनी भाषा साहित्य सब ढूंढ लिया है। और ये भी पता चल गया कि 1870 में अरविंद जी, भोजपुरी का पहला व्याकरण लिखा गया था। और आप गूगल भी करिएगा भोजपुरी ग्रामर, तो आपको 5 किताबें इंटरनेट पे मिल जाएंगी भोजपुरी व्याकरण की। भोजपुरी का अपना शब्दकोश है, भोजपुरी का अपना साहित्य है। तो जो भी बुद्धिजीवी वर्ग ये कहता है, या जो जो हिंदी से जो लाभ पा रहे हैं, वो ये कहते हैं कि ये तो बोलियां हैं, तो वो थोड़ा रिसर्च कर लें, वो जान लें कि ये बोलियां नहीं है, ये भाषाएं हैं। और अगर हिंदी आपकी बहुत ही पौराणिक भाषा रही है, तो आप मुझे एक छठ का गाना हिंदी का बता दीजिए, तो मैं समझ जाऊंगा कि बहुत पुरानी है। मेरे पास तो एक 12th सेंचुरी की कविता है जो कि भोजपुरी की है, 12th सेंचुरी की। ये तो 2003 तक मैथिली को ये बोली कहते रहते हैं, फिर 2003 में इन्होंने इसको 8वीं सूची में डाला, तो ये भाषा हो गई। तो ये तमाम बातें हैं सर, कि जिस तरीके से हमारे यहाँ हमें हिंदी हावी की गई और पीढ़ी दर पीढ़ी हिंदी चलती गई, और फिर जब सिनेमा बनाने वाले लोग आए, क्योंकि सिनेमा बनाना कैपिटल इंटेंसिव काम है, सबके बस का बात है नहीं, तो जब सिनेमा बनाने लोग घुसे तो वो हिंदी में ही सोच रहे थे, क्योंकि उनके पिताजी और उनके दादाजी और वो सारे, और पूरा शिक्षा व्यवस्था और सब चीज हिंदी में था, हिंदी में ही सम्मान था, सब कुछ था, बड़ी अच्छी बात है। और भोजपुरी, मैथिली, मगही पीछे छूट गई थी। तो अब उस क्षेत्र के लोग क्या कर रहे हैं, वो मुंबई में स्ट्रगल करते हैं। मैं भी मुंबई में हूँ, लेकिन मैं मुंबई में रह के फॉर्चुनेटली बिहार की, यूपी की भाषाओं में काम करता हूँ। तो ये सारी बातें हैं कि जब इन्होंने हिंदी पकड़ ली, तो भोजपुरी किसके पास रह गया? एक वर्ग के पास, जो रूरल एरिया में था, जो माइग्रेंट लेबर था, जो जो मोटा मोटी गरीब तबका हम कह सकते हैं, ब्लू कॉलर जॉब्स, क्योंकि पढ़े लिखे तो सब हिंदी नुमा हो गए। तो अब सिनेमा बनाए कौन भोजपुरी में बढ़िया, और किसके लिए बनाए? और वहां पर बाजार में बैठे गिद्ध, जिनको पता है कि क्या किया जाए कि इन्हें हम अपने जाल में ले लें, अपने अपने शिकंजे में ले लें। लेकिन वहां पे बहुत सारे बड़े बड़े लोग हैं जो बहुत बड़े बड़े बैठे हुए हैं हाउसेस में। और हमारे यहाँ तो ऐसा हुआ कि हमारे यहाँ तो संस्कृति मिनिस्टर तक ऐसे बन गए जो अश्लील गाने लिखते थे। तो तो बड़े बड़े लोग नेता मंत्री बने, और बनने को इलेक्शन लड़े, कुछ जीते कुछ हारे। और इनका इनका पास्ट क्या है? भोजपुरी में अश्लील फिल्में, भोजपुरी में फुहड़ता, और फुहड़ता को बढ़ावा देने वाले लोग। तो मोटा मोटी भोजपुरी के अश्लील हो जाने के पीछे कारण ये रहा कि हमने समाज के ऊपर हिंदी को बहुत ज्यादा थोपा, और हम हिंदी में ही घुस गए, क्योंकि वहीं से हमें नौकरी मिलनी है, वहीं से पेट भरना है। तो भोजपुरी जिनके पास बच गई, वो शोषित होते रहे, जो आज भी शोषित हो रहे हैं। और प्रियंका चोपड़ा जैसे लोग भी जब भोजपुरी में अश्लील फिल्में बनाते हैं, तो बिहार का बुद्धिजीवी वर्ग बैठा रहता है हाथ पे हाथ धर के, उसे मतलब उसे पता ही नहीं है। लेकिन वही आप जरा मराठी में एक अश्लील फिल्म बना के बता दीजिए, तो गुजराती में बना के दिखा दीजिए, पंजाबी, बंगली, किसी भाषा में आप अश्लील फिल्म नहीं बना सकते हैं, आप भोजपुरी में बना सकते हैं। क्यों? क्योंकि भोजपुरी का बुद्धिजीवी वर्ग, भोजपुरी का जो पढ़ा लिखा समाज है, वो अपने आप को हिंदी भाषी कहता है, उसे कोई लेना देना नहीं है भोजपुरी से। वो क्योंकि भाषा से नहीं जुड़ा, इसलिए वो भूमि से नहीं जुड़ा है, क्योंकि इसीलिए भाषा के आगे मातृ लगता है, भूमि के आगे मातृ लगता है। और जो लोग अपनी भूमि से, भाषा से नहीं जुड़ते हैं, उनका क्या होता है? वो बीमारू हो जाते हैं। तो इसलिए हम बीमारू हैं। भारतेंदु ने कहा भी था कि जिसको अपनी भाषा पर गौरव नहीं है, वो कभी विकास नहीं कर सकता।
तो बहुत पहले भारतेंदु ने एक बात कही थी, लेकिन भारतेंदु का मेजर हाथ है हिंदी थोपने में। अब मैं आपको बता देता हूं, इन लोगों ने स्कूल खुलवाया था, आर्य समाज के मूल शंकर तिवारी जी, जिनको जिनको लोग दयानंद सरस्वती के नाम से जानते हैं, इन लोगों ने स्कूल खुलवाया लड़कियों का बाद में। 19 मतलब 1910-12 और उसके आगे पीछे 10 साल आगे पीछे की बात है, इन्होंने बड़ा स्मार्ट काम किया। मतलब मैं इसको बहुत स्मार्ट काम मानता हूं। आप कैसे चीजों को थोपें। अब देखिए, लोग बहुत बार बोलते हैं अरे थोपा नहीं गया, देखिए कैसे थोपा गया है। थोपा ऐसे गया है सर कि इन्होंने स्कूल खुलवाए लड़कियों के। लड़कियों के स्कूल में कौन पढ़ेगा उस जमाने में? आज से 100 साल पकड़ लीजिए, 100 साल, कई सारे स्कूल लड़कियां पढ़ेंगी अपर कास्ट की, ऑब्वियसली अपर कास्ट की लड़कियां पढ़ेंगी, और उन स्कूलों में हिंदी अनिवार्य था। आपको बाकी ये सब भाषाएं पढ़ने जानने की कोई जरूरत नहीं, हिंदी अनिवार्य था। और उनका ये था कि भाई हिंदी इसलिए अनिवार्य करो क्योंकि यही लड़कियां आगे जाके माँ बनेंगी, तो अपने बच्चों से ऐसा ना हो कि आंचलिक भाषाएं बोलते रहे। ये साफ साफ किताब में लिखा हुआ है, और ये मैंने नहीं लिखा है कुछ भी। मैं जो भी बोल रहा हूँ वो इन सब किताबों के ही आधार पे बोल रहा हूँ। और किस तरीके से ये जब माएँ बनेंगी तो अपने बच्चों से हिंदी बोलेंगी। तो ये चीज मैंने अपने घर में भी देखा और तमाम दूसरे घरों में देखा है कि जहाँ पे जो माएँ हैं वो बहुत ज्यादा बच्चों को बोलती रहे कि खड़ी बोली या हिंदी में बात करो, हिंदी, क्योंकि वो कहीं ना कहीं हमारे एकदम अंदर, हमारे सिस्टम में, हमारे डीएनए का हिस्सा होता चला गया। इसकी शुरुआत बहुत पहले हो गई थी। भारतेंदु तो अच्छे थे, कवि थे, बहुत बढ़िया, अच्छी अच्छी बातें भी उन्होंने कही है, लेकिन जरूरी नहीं कि हर आदमी हर चीज अच्छा ही कर जाए जिंदगी में। तो ये चीजें थी। और उर्दू को मुझे तो उर्दू नहीं आती, लेकिन मैंने ये पढ़ा है कि उर्दू को बड़ा ये हे दृष्टि से देखते थे और कहते थे तो बाजारू भाषा है। और कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि मुगल राज की वजह से एक कुंठा का शिकार भी था हमारा समाज उस समय। और बड़ा खुश था समाज की क्वीन विक्टोरिया आ गई। तभी आपने देखा कि प्रताप नारायण मिश्र ने किस तरीके से पूरी अमी की कटोरिया सी चिरंजीवी रहो विक्टोरिया रानी, और भारतेश्वरी विक्टोरिया रानी दूसरे दूसरे कवि, दूसरे लेखक इसके अंदर कह रहे हैं। तो ये सारी बातें मिला जुला के बताती हैं कि हिंदी का थोपे जाना और हिंदू राष्ट्र की कामना रखना, कहीं ना कहीं हिंदी की जड़ें सांप्रदायिकता और सामंतवाद में रही है। और इसीलिए जो सामंतवादी ग्रुप कहता है, जो समाज में प्रबुद्ध है, वही दूसरे लोग समझते हैं कि सही है। और लेकिन अंततः क्या हुआ, आज 2020 में आप बीमारू हैं, आपकी भाषा अश्लीलता की वजह से जानी जाती है, और चीजें इतनी खराब हो चुकी हैं कि आपके पास कोई रास्ता नहीं है। ना ही बिहार के लोगों में या जो प्रबुद्ध वर्ग हैं, खासतौर पे आम आदमी तो बेचारा अपना कमाता और खाता, लेकिन इन लोगों में ना ही हिम्मत है और ना ही चाहत है कि हम चीजों को ठीक कर पाए। तो ये सारा लेखा जोखा है, सारा यही है। और इसके ऊपर अगर कोई सुनने वाला चाहता है कि इसके ऊपर डिबेट हो और मेरी बातों को गलत साबित कर दिया, तो मैं ऐसे डिबेट के लिए भी तैयार हूँ। जो ये कह दे कि नहीं, भोजपुरी में अश्लीलता, अश्लील फिल्में का कारण हिंदी का थोपा जाना नहीं है, तो मैं ऐसे डिबेट के लिए तैयार हूँ किसी भी मंच पे। बढ़िया बात आपने बताई। लेकिन ये तो अगर मान लीजिए कि इसके बाद भी अगर मान लीजिए जो रचनाकार हैं, मतलब जो जो क्रिएटिव लोग हैं, चाहे वो लिखने वाले हैं, चाहे वो गीत लिखने वाले हैं, चाहे वो फिल्म बनाने वाले हैं, वो इन चुनौतियों को कैसे पार कर सकते हैं? मान लीजिए उनकी उत्कंठ इच्छा तो होगी ही कि हम ऐसा करें। देखिए सर, क्या है कि हम भारत, आप जानते हैं कि बहुत अमीर देश तो है नहीं, यहाँ पे रोजगार के साधन बहुत ही सीमित हैं। और अभी जो ये जो कोरोना का चक्कर हो गया, यहाँ चीजें और बिगड़ गई हैं। और ये बहुत ही एक्सेप्शनल सिचुएशन है। आपने भी ऐसा अपनी जिंदगी में पहली बार देखा होगा, हम लोग भी देखा होगा, ये तो एक याद ही बन के रह जाएगी। अब यहाँ पे रोजगार इतना बड़ा साधन है कि समाज में बदलाव आ जाए और ये इतने व्यापक तौर पे हम सोचें कि भाई हम
भाषाई संस्कृति और इन चीजों को बदलें कि हम कविता लिख लें, कि हम रोजगार पाले लिख के, वो बड़ा मुश्किल है। और इसीलिए आपने देखा होगा कि मिथिला क्षेत्र के, भोजपुरी क्षेत्र, अब आप सारे बड़े बड़े राइटर्स निकालिए, शैलेंद्र से लेके और म्यूजिक डायरेक्टर चित्रगुप्त से लेके और बहुत बाद तक सबके निकालिए, आप देखिए ये यूपी बिहार के लोग हैं, सारे भोजपुरी, अवधी और ब्रज और यही वाले लोग हैं ना जिन्होंने हिंदी पकड़ी। हिंदी बनाता कौन है? तो वो, अगर आप राइटर भी हैं, लेखक हैं और जो भी हैं, आप लिरिक्स लिखते हैं, तो आपको भोजपुरी के अंदर अगर आपको जाना है और कमाना भी चाहते हैं आप, तो आपको फिर वहां जाना पड़ेगा। वो जो आप वो लहंगा और रिमोट का बात कर रहे थे आप, और नहीं तो फिर हिंदी का बाजार सजा हुआ है, आप वहां पे जाइए, थोड़े दिन स्ट्रगल करिए, आपको रोजगार मिल जाएगा। अब शायद ही कोई ऐसा आदमी होगा मेरे जैसा बेवकूफ जो बोलेगा कि नहीं भाई, हम तो भोजपुरी में अच्छा करेंगे और अपने जीवन का पूरा समय उसमें लगाएगा और मुझे इसी में आराम मिलता है। तो जो लिखना चाहते हैं, करना चाहते हैं, मैं तो, कई लोग, लड़के, मुझे कल ही एक लड़का मुझे लिख रहा था कि भैया हम कहानी लिखते हैं, स्क्रिप्ट है मेरे पास। हम बोले फंडर है तुम्हारे पास? बोले बहुत अच्छी कहानी भैया, एकदम अश्लीलता नहीं है, एकदम पारिवारिक मनोरंजन है। हम बोले फंडर है? फंड कौन करेगा तुम्हारी फिल्म? यहाँ राष्ट्रीय पुरस्कार मिलने पे तो आज तक रिलीज नहीं कर पाया हूं मैं, क्योंकि मार्केटिंग का 25-30 लाख 40 लाख मुझे 4 सालों में कहीं से नहीं आया। तो आप भोजपुरी में आप महान पारिवारिक चित्र बनाना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि अच्छे एक्टरों के साथ बना दें, इन लोगों के साथ नहीं बनाएं जो लगातार अश्लीलता परोसते रहें, तो आपके पास कोई रास्ता नहीं है। आप उस कहानी को लेके या तो आप अपना पैसा लगाइए, अपने प्रॉपर्टी को बैंक में रखिए, जो मैंने भी एक बार किया हुआ है काम भोजपुरी बनाने के लिए, और मैं 4 साल तक उसका सूद चुकाता रहा बैंक का। और या नहीं तो फिर आप अपना करियर बनाइए, आप अपनी जिंदगी बचाइए और परिवार चलाइए। तो आप उसका कोई रास्ता नहीं है सर। उसके लिए रास्ता एक ही है कि जिनके पास पैसा है और जो संवेदनशील भी हैं, जिनके पास पैसा होता है वो कितने संवेदनशील हो पाते हैं, आई डोंट नो। तो मुझे लगता है कि, लेकिन एक आशा की किरण ये है कि लगे रहना पड़ेगा। जैसे मैं अगर बताऊं, मैंने पहले लघु भोजपुरी फिल्म 2004 में बनाई थी, जब लोग रवि किशन और मनोज तिवारी को नहीं जानते। उस वक्त मैं यूनिवर्सिटी में पढ़ता था और मैंने उस वक्त भोजपुरी में अपनी डिप्लोमा फिल्म बनाई थी। तो मैं लगातार करता हुआ आ रहा हूँ इस चीज को, और मैं आगे भी यही करूँगा। तो इसका फायदा मुझे शायद उतना नहीं मिलेगा जितना मेरे पीछे जो लड़के लड़कियां आ रहे होंगे और जो मेरा बेजोड़ चैनल पे देख कर यूट्यूब पे उनको लगेगा कि अरे किसी ने तो कुछ अच्छा किया, तो शायद वो प्रेरित हो जाएं। क्योंकि देखिए, सिनेमा सिर्फ मनोरंजन या संस्कृति सिर्फ नहीं है, सिनेमा रोजगार है, बहुत बड़ा रोजगार है। और हमारे जैसे देश में, मैंने उस दिन एक चार्ट डाला था कि हमारे यहाँ की जैसे मैथिली की अगर मैं बात करूं आपसे, और भोजपुरी के अंदर 5-6 चैनल्स हैं जो वही चीज दिखाते रहते हैं। बाकी तमिल के अंदर 60 टीवी चैनल है, 60, तेलुगु में 83 है, 83, बांग्ला में 69, कन्नड़ में 41, पंजाबी में 19, मराठी में 18, असमिया में 15, असमिया में भी 15 टीवी चैनल है। उसके बाद न्यूज़पेपर्स आप देखिए, तमिल में 19, तेलुगु में 18, बांग्ला में 54, कन्नड़ में 19, पंजाबी में 36, मराठी में 27। उसके बाद पिछले साल तमिल में 170 फिल्में बनी है, तेलुगु में 160, कन्नड़ में 190, मैथिली में 2-3, भोजपुरी में जो बना। लेकिन आप देखिए कि भाषा का जो क्षय, जो अटैक, जो भाषा जो खराब हुई है, उसके कारण ये हुआ है कि ये तमाम जो रोजगार के साधन थे, टीवी चैनल, न्यूज़पेपर, फिल्म्स और रेडियो। आपको मैं बताऊं कि बांग्ला में 41 रेडियो चैनल्स, छोटे बड़े जो भी। लेकिन क्या कोई ऐसा रेडियो चैनल है जो सिर्फ भोजपुरी से, एकदम भोजपुरी डेडिकेटेड चैनल नहीं है? मैथिली नहीं है, मैथिली तो 8वीं सूची में फिर भी नहीं है, टीवी भी नहीं है। मैं तो कहता हूँ दूरदर्शन पे डीडी मैथिली क्यों नहीं है? जब 2003 में मैथिली को 8वीं सूची में डाला गया था तो डीडी मैथिली होना चाहिए था ना, लेकिन नहीं पता मुझे क्यों नहीं बनाया। मैंने इस बारे में कई बार लिखा है अपने सोशल मीडिया। तो ये तमाम चीजें हैं जिसकी वजह से रोजगार, अब एक टीवी चैनल कम से कम कुछ नहीं तो
150-200 लोगों को डायरेक्ट और इनडायरेक्ट काम तो दे ही देता है। और अगर वो जनरल एंटरटेनमेंट चैनल है तब तो कई हजार लोगों को रोजगार मिल जाता है। अब आप ये तेलुगु में 83 और बांग्ला में 70 टीवी चैनल्स है, तो आप सोचिए कितने लोगों को रोजगार है। अगर कल को भोजपुरी में इतने चैनल्स और मैथिली में होते तो बिहार के इतने लोग जो बम्बई में आके यहाँ पे स्ट्रगल करते हैं वो नहीं करेंगे। तो वो पटना में रहेंगे, आरा, बक्सर, छपरा, सिवान रहेंगे, गोपालगंज में रहेंगे, इधर कहीं कटिहार में और गया में रहेंगे, करेंगे अपने अपनी भाषा में अपने चैनल। तो नहीं, ये बात आपने बिल्कुल सही बताई और मेरे ख्याल से काफी लोगों के दिमाग में ये बात मतलब बत्ती जली होगी, क्योंकि भाषा से प्रेम होने के कारण ही मैं देखता हूँ कि मराठी फिल्म कोई बनती है और नए नए कलाकारों को लेके बन जाती है और वो हिट हो जाती है वहां पर। और मराठी तो सर जो देखिए महाराष्ट्र के अंदर आप चाहे अंधेरी वेस्ट के किसी पॉश बिल्डिंग में रहें या आप सावंतवाड़ी और लातूर के किसी गांव में रहें, यहाँ पे आप मर्सिडीज में घूम रहे हैं कि आप पैदल चल रहे हैं सड़क पे अपने मवेशियों को लेकर, सब मराठी बोलते हैं, सब मराठी बोलते हैं। आप चले जाइए आरा, बक्सर और छपरा और सिवान और गोपालगंज के पॉकेट्स में, जो अर्बन पॉकेट्स हैं जिनके बच्चे सीबीएसई आईसी स्कूल में पढ़ रहे हैं, आप जाके देखिए उनके घरों में कितना % है जो अपने बच्चों से बोल रहे हैं, नहीं बोल रहे हैं। तो वो बच्चा अट्रैक्ट हो रहा है और होना भी चाहिए उसको हिंदी के तमाम चीजों के प्रति, उसके पास कंटेंट है। ऊपर से भोजपुरी इतना अश्लील होता चला गया क्योंकि अच्छे पढ़े लिखों ने भोजपुरी छोड़ दी, तो जिनके हाथ में लगा उन्होंने अपनी तरफ से उसको खेला। मैं कभी इन लोगों को दोषी नहीं मानता हूं जो भी फलाना लाल यादव है, फलाना लाल सिंह है और ये हैं वो हैं, ये तो चलिए ये बेचारे एक जगह से आते थे और इनको तो रोजगार हो गया, लेकिन भाषा, संस्कृति, साहित्य, सिनेमा की जिम्मेदारी किसके ऊपर है समाज में? जिसका पेट भरा हुआ है, जो प्रबुद्ध है, जो एक सबल है हर तरह से, जिसके पास पैसा है। सत्यजीत रे एक अच्छे फैमिली से थे तब वो सिनेमा बना पाए थे, हालांकि ऋत्विक घटक भी बहुत मेहनत से बना लेते थे, लेकिन जो थोड़ा सा वैसा वर्ग है वही सिनेमा बना पाए। तो मैं इनको दोषी नहीं मानता हूं और धीरे धीरे आप देख लीजिए जो भी चीजें हुई हैं, तो इसलिए वो बोलेगा ही नहीं, और वो बोलेगा नहीं तो बनेगा नहीं। महाराष्ट्र में तो बोल रहे हैं, जो आपने कहा कि यहाँ पे फिल्म हिट हो जाती है महाराष्ट्र के, मैं तो आपको बताऊं, मैं मराठी सिनेमा से भी और मराठी लोगों की जो संवेदनशीलता है अपनी भाषा, पहचान और संस्कृति के प्रति, उसको लेके उससे मैंने सीखा है। मुझे याद है मैं पुणे यूनिवर्सिटी में था, मेरा एक बड़ा अच्छा दोस्त है, आज भी वो फेसबुक पे हो, पता नहीं मुझे सुन रहा होगा कि नहीं, नितिन नाम, उसका नाम भी नितिन है, नितिन गायकवाड़। तो मैं उसके साथ पुणे में एक जगह कहीं खाने गया था और उसने बोला कि यार ये फला चीज है जो महाराष्ट्रियन डिश है। तो मैंने ऐसे ही जो है उसको छेड़ने के लिए कह दिया, अरे ये तो वैसे ही है यार, ये बड़ा बेकार लगता है, मुझे नहीं पसंद है। वो मेरा दोस्त, अच्छा खासा दोस्त, गुस्सा गया मेरे ऊपर कि मतलब मैंने उसकी चीज की बुराई कर दी। तो ये एक छोटा सा एग्जाम्पल है, लेकिन आप मराठी और महाराष्ट्रियन सिनेमा और को देखिएगा, जो नए निर्देशक आए हैं, जैसे रवि यादव बड़े अच्छे निर्देशक हैं, या अभी उमेश कुलकर्णी जो हैं यहाँ के बड़े अच्छे निर्देशक हैं, मैं उनसे भी सीखता रहता हूँ, उनकी फिल्मों से मैं सीखता रहता हूँ। उसके अलावा अभी सैराट वाले जो डायरेक्टर हैं ये हैं, बहुत सारे, परेश मोकाशी की कहानी अगर आपको पता हो, जिन्होंने हरीश चंद्रा की फैक्ट्री बनाई थी, परेश मोकाशी, उनके बारे में मुझे कोई बता रहा था कि परेश मोकाशी की स्क्रिप्ट आमिर खान करना चाहते थे। हरीश चंद्र का रोल कौन नहीं करना चाहेगा? हरीश चंद्र नहीं, दादा साहब फाल्के का रोल, दादा साहब फाल्के की जीवनी पे वो फिल्म थी हरीश चंद्रा की फैक्ट्री। तो ऑब्वियसली आमिर खान बहुत चाहते थे कि ये फिल्म बने भाई, लेकिन परेश मोकाशी की जिद ये थी कि सर फिल्म बनेगी तो मराठी में ही बनेगी, ये है जिद। और उस स्क्रिप्ट को, उस चीज को आप सोचिए, अगर परेश मोकाशी चाहते तो करोड़ों बना सकते थे, आराम से बना सकते थे परेश मोकाशी। लेकिन हमारे यहाँ एक और बहुत बड़ी क्या कहते हैं कि गलत फहमी है बिहार यूपी के लोगों में,
बिहार यूपी के फिल्मकार खास तौर पे और जनता भी ऐसा समझती है कि हिंदी से रीच बढ़ जाता है। ये मतलब ये बड़ा ही इलॉजिकल सा, हिंदी से रीच नहीं बढ़ता है। अगर हिंदी से रीच बढ़ जाता तो सत्यजीत रे जिंदगी भर हिंदी बनाते। पथेर पांचाली, जिन लोगों ने फिल्म नहीं देखी वो भी नाम जानता है। पथेर पांचाली बना के और तमाम अपू ट्रायलॉजी और पता नहीं जलसा घर और क्या क्या बना के सत्यजीत रे के सामने कोई हिंदी फिल्मकार नहीं टिकता है। और पता नहीं वो न भूतो न भविष्यति वाली बात हो गई है, कोई आता ही नहीं जो उस लेवल पे आए। तो इसीलिए सर, जहां भाषा जिंदा रहेगी वहां सिनेमा अच्छा होगा। भोजपुरी में ऐसा बहुत मुश्किल है, नहीं हो पाया। मैंने जब पहली फिल्म बनाई थी देसवा, तो अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह में जाने वाली एकमात्र भोजपुरी फिल्म थी जो बिहार में बनी और वहां तक पहुंची। वो भी रिलीज नहीं हो पाई थी। वो भी मैंने 5-6 सिनेमा घरों में स्पेशल स्क्रीनिंग कराया, कुछ कराया, मैंने सोचा कि शायद कुछ मार्केटिंग वाले लोग इंटरेस्टेड हो जाएंगे, लेकिन नहीं। और मैं किसी को दोष नहीं देता हूँ, ये जो प्रॉब्लम है ये पिछले 100-150 सालों से हुई है, जिसका रिपरकशन हम आज देख रहे हैं। तो ये पूरी कहानी ये है सर। और इसके ऊपर अगर आप और कुछ पूछना चाहेंगे तो बताइए। हाँ, मैं 2 छोटे-छोटे सवाल हैं और उसके बाद हम लोग बातचीत समाप्त करेंगे। एक सवाल तो मेरा ये कि मैं जब भी अपने इलाके में जाता हूँ, जैसे मान लीजिए कि अब तो हम लोग छपरा से शिफ्ट करके गोरखपुर में आ गए हैं, तो थिएटर से जुड़े हुए, चूंकि हम थिएटर से जुड़े हैं और हमारा गोरखपुर में भी काफी थिएटर बहुत सक्रिय हुआ करता था, तो अब उन लोगों से जब मिलता हूं तो पता चलता है कि वो फिल्में बना रहे हैं, मतलब कोई भोजपुरी फिल्म बना रहा है, मतलब वो और कहते हैं भैया आपको भी रोल करना है, आपको भी थोड़ा सा पैसा दे दीजिएगा, हम भी आपको एक छोटा सा रोल दे देंगे। तो और ऐसे तो मेरे ख्याल से हर साल कम से कम 5-6 फिल्में बनती हैं। अच्छा, ये लोग क्या करते हैं दरअसल? ये लोग क्या करते हैं, मतलब फिल्म बना के, मतलब फिल्में जाती कहाँ पे हैं? कौन लोग? गोरखपुर में फिल्म बनती है क्या? गोरखपुर में, बिहार में? नहीं, बिहार में बना फिल्में नहीं, देखिए भोजपुरी की फिल्में जो है वो बिहार में अमूमन नहीं बनती है ना। 90% से ज्यादा फिल्में गुजरात और महाराष्ट्र में ही बनती है, क्योंकि सारे भोजपुरी वाले यहीं रहते हैं, वो बिहार में कोई नहीं रहता है। ठीक है, गोरखपुर में तो ये तो मुझे पता है, वो भले ही वो जाकर के शूटिंग कहीं और करें, वो अलग बात है। गोरखपुर में भोजपुरी में बनाते हैं या किस भाषा में बनाते हैं? अभी आपने एक नाम सुना होगा, योगी करके एक फिल्म बनी थी नहीं, भोजपुरी में। तो एक ही योगी को जानता हूँ। नहीं नहीं, उस पिक्चर का नाम था योगी और वो रिलीज भी हो गई थी, लेकिन उसकी शूटिंग हुई थी झारखंड में। अच्छा, नहीं, मुझे सही में नहीं पता है। होगी, ऐसी फिल्में बनाते होंगे लोग, छोटी फिल्में बनाते होंगे, झारखंड में शूट किया होगा ताकि वो वहां की सब्सिडी मिल जाए। तो मैं ऐसी फिल्म तो मैं नहीं जानता हूँ सर कि कोई ऐसी फिल्म है योगी की। हिंदी फिल्म है कि या भोजपुरी है? भोजपुरी भोजपुरी। अच्छा, मैंने तो नाम नहीं सुना है सर। एक योगी नाम था क्या उसका? एक योगी, हाँ। हाँ, मैं देख रहा हूँ इसका यूट्यूब के ऊपर तो कुछ दिख रहा है मुझे। हाँ हाँ, ये पिक्चर हाल में रिलीज हुई थी और नहीं, हो सकता है बना रहे होंगे लोग सर, बनाते हैं, लेकिन जो भोजपुरी के अंदर जो लगातार जो काम हो रहा है, जो भी हो रहा है, जैसा भी हो रहा है, वो बॉम्बे से होता है। भोजपुरी की इंडस्ट्री बॉम्बे में है। और बड़ी कमाल की बात है कि मैं एक दिन बैठा हुआ था, हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि भाई तमिल सिनेमा तमिलनाडु में है, गुजराती सिनेमा गुजरात में है, मराठी सिनेमा महाराष्ट्र में है, बंगाली सिनेमा बंगाल में है, तो हिंदी सिनेमा बॉम्बे में क्यों है और भोजपुरी भी बॉम्बे में है? ये बड़ा ही, इसके ऊपर किसी को कुछ लिखना चाहिए, कुछ सोचना चाहिए कि ऐसा क्यों हुआ कि हिंदी सिनेमा यहाँ क्यों आया। भोजपुरी तो समझ में आता है, क्योंकि भोजपुरी को आप हिंदी का ही ऐसा साइड किक या उसको ऐसा मानते हैं कि बैकयार्ड में पलने वाली भाषा है, तो वो भोजपुरी भी हिंदी के बैकयार्ड में ही है। वो अंधेरी के कॉर्पोरेट हाउसेस के पीछे छोटे छोटे ओशीवारा और शास्त्री नगर के गलियों में भोजपुरी है, और महाड़ा की गलियों में। वो बड़े बड़े शीशे वाले इमारतों में नहीं घुस पाई है।
क्योंकि ऑब्वियसली उनको जरूरत भी नहीं है, जिस दर्शक को वो केटर कर रहे हैं वहां से कर लेते हैं। तो मुझे नहीं पता है कि गोरखपुर में ये कौन सी फिल्म है, हालांकि जो प्रोडक्शन हाउस का नाम मैं देख रहा हूँ ये बॉम्बे वाले लोग हैं शायद, आई एम नॉट रॉन्ग, लेकिन बना रहे होंगे लोग। लेकिन मैं आपको बता दूं कि बिहार और उत्तर प्रदेश में कभी अपना सिनेमा अगर खड़ा होगा, बिहार और उत्तर प्रदेश में, तो वो आपकी अपनी भाषा में ही होगा, वो हिंदी में कभी नहीं हो सकता है। ये रिकॉर्ड अगर रहेगा ये लाइव, तो लोग 50 साल बाद भी सुन सकते हैं इस बात को कि ये रहेगा लाइव, ये लाइव रहेगा, और क्योंकि हमारा एक चैनल है इस पर मैं डालूंगा उसको। और ये बात लोग जान लें कि अगर बिहार यूपी का अपना सिनेमा शुरू होगा, अगर कभी कर पाए हम लोग बंगाल के जैसा या महाराष्ट्र गुजरात के जैसा, तो वो आपकी अपनी भाषा में ही होगा। और नहीं तो आप बंबई भागिए, जाके वहां पे स्ट्रगल करिए और बन जाइए महान। जैसे आपने कहा कि मैं तो डेडिकेटेड हूं, मैं उसको जिद कहूंगा कि आपने कहा कि जिद आपने पकड़ रखी है कि मैं तो अपनी भाषा में ही फिल्म बनाऊंगा। देखिए जिद होगी, देखिए मैं आपको बता दूं कि भोजपुरी का विकास अगर नहीं होगा, मैं एक बड़ी बात कह रहा हूँ, बहुत सारे लोग शायद इसको किस तरह से लेना चाहें ले सकते हैं। मैं कह रहा हूं कि भोजपुरी का विकास नहीं होगा, या अवधी, मैथिली, ब्रज, मगही, इन सब भाषाओं का विकास नहीं होगा, तो देश का विकास भी संभव नहीं है। ठीक है ना? क्योंकि दिनकर को जो मैंने आपको बताया, दिनकर कहते हैं, और ये बात मैं देख सकता हूँ, अब मैं नॉम चॉम्स्की को भी मैंने बहुत पढ़ा है, अगर आप नॉम चॉम्स्की का नाम जानते होंगे। और मैं लकी हूं कि मेरी नॉम चॉम्स्की से बातचीत भी है। तो नॉम चॉम्स्की भी ये बात कह रहे हैं, दिनकर भी ये बात कह रहे हैं, और आपको सामने से भी दिख रहा है कि वो भाषा अगर जमीन से जोड़ती है, तो जमीन से जुड़ा हुआ आदमी तो कल को इंडस्ट्री भी लगाएगा ना, और इंडस्ट्री को चलने भी वही लोग देंगे अगर वहां के लोकल लोग भी बोल रहे हैं। लेकिन अगर आप सामंतवादी विचारधारा के हैं और आपको लगता नहीं हम तो एक तरीके के हैं, तो आपके यहाँ नहीं सरवाइव होगा। इसलिए हमारे यहाँ आप देख लीजिए क्या हालत है हर चीज की। मैं अगर आप बिहार की बात करें तो आपके यहाँ एक भी चीज है क्या जो बची हुई है? खेल कूद, शिक्षा, स्वास्थ्य, हॉस्पिटल में, आरा के हॉस्पिटल में कोरोना के सैंपल बह रहे हैं, सुपौल का डॉक्टर ठेले पे बैठ के कोरोना सेंटर तक जा रहा है, गोपालगंज में कोई कोई जो भी वो पुल है, इंटरकनेक्टिंग पुल है, जो भी पुल है वो ढह जाता है। और नीतीश कुमार को चिंता ये है कि हिंदी के वेब सीरीज में बड़ी अश्लीलता बढ़ गई और इन्होंने ही एक अश्लील लिखने वाले को अपना कल्चर मिनिस्टर बनाया था आज से 4-5 साल पहले, जब सरकार इधर से उधर जब ये आए थे बीजेपी को छोड़ के आरजेडी में, तो इन्होंने ही एक आदमी को बना दिया था जो एक निर्दलीय विधायक था कि भाई चलो आ जाओ, तुम सीधा संस्कृति के मिनिस्टर बन जाओ, तुम कोई दूसरा मिनिस्टर मत बनना भाई, तुमने अश्लील गाने लिखे हैं ना, मैं तुम्हें संस्कृति का मिनिस्टर बनाता हूँ। तो दिक्कत तो यहाँ पे ये मतलब आप समझिए कि जो जेल से भागा हुआ आदमी है वो जेल मंत्री है, समझ रहे हैं? मतलब आप आसाराम बापू को महिला कल्याण मंत्रालय दे डालिए। तो मैंने तो प्रॉपर पिटीशन 1 महीने चलाया कि भाई लिखो कि भाई ऐसे कम से कम इस आदमी को तो मत रखिए, कोई दूसरे आदमी को रख लीजिए आप। तो ये संवेदनशीलता ही हिल चुकी है। हम सोचते हैं कि मसल्स हो और हड्डी टाइट हो, और लेकिन योर हार्ट इज नॉट एट द राइट प्लेस। आप ये समझिए ना, योर हार्ट हैज टू बी एट द राइट प्लेस। आपके खून का रंग लाल ही होना चाहिए, वो भूरा या नारंगी नहीं हो सकता है। और वहां पर गलती हुई है हम लोगों से, और उसका हम आज भुगत रहे हैं। एक सवाल, अब आखिरी सवाल। हमारे कुछ मित्र हैं जो ये बात बार बार कहते हैं कि बहुत पढ़ा लिखा आदमी जो होता है वो फिल्मों के लिए फिट नहीं होता है, और मैं तो देख रहा हूं कि आप बहुत से बहुत ज्यादा पढ़े लिखे। नहीं, मैं कुछ पढ़ा लिखा नहीं हूँ, मैंने सिंपल मास्टर्स किया है। और देखिए मैं आपने जो कहा ना कि जिद है, देखिए मैं वो आदमी हूँ जो क्राइसिस में है, मैं क्राइसिस में हूँ। पिछले बार मैं एक लाइव कर रहा था, किसी ने बोला कि आपको क्या मोटिवेट करता है, मैंने बोला मेरा क्राइसिस ही मुझे मोटिवेट करता है। मैं इसको ऐसे देखता हूँ कि अगर भाषाओं का विकास नहीं होगा तो जगह का विकास नहीं होगा, और हम देश के विकास में हमारा राज्य जो है,
हर तरीके से आप ले लीजिए। हमारे लोग कहीं जाते हैं, काम करते हैं और हम समझते हैं कि वो हमारे देश का विकास बिहारी बहुत कर रहे हैं, लेकिन अगर आप बिहार का डेवलपमेंट लीजिए, जीडीपी ले लीजिए आप कि बिहार कितना कंट्रीब्यूट कर रहा है नेशनल जीडीपी में, तो आप देख लीजिएगा। और क्या उसमें भाषा का रोल नहीं है? ये 70 न्यूज चैनल्स और 80 अखबार आपके भाषा में होते तो आप नहीं टैक्सेस दे रहे होते? आप दे रहे होते ना, आप वहां पे इतने लोग होते, इकोनॉमी होता आपके पास, लेकिन आपके पास ढंग का तो एक कॉलेज नहीं है। तो ये जिद इसलिए है, मैं ऐसे सोचता हूं कि आप समझिए कि मेरी माँ बीमार पड़ी है, ये इधर कि यहाँ बेड पे लेटी है, और क्या मेरी जिद नहीं हो कि मैं उसे ठीक कर पाऊं? अपने पूरे साम दाम दंड भेद, तन मन धन सब लगा दूं मैं उसके पीछे। तो उस लेवल का क्राइसिस मैं फील करता हूं, और मैं कई बार मैं अपने आप से भी परेशान हो जाता हूं। मुझे लगता है कि मतलब मैं कई बार ऐसा हुआ है पिछले कुछ पिछले 4-5-6 सालों में, मैंने सोचा कि बस अब हो गया, अब मैं कुछ हिंदी अंग्रेजी स्क्रिप्ट लिखता हूं। मैंने हॉलीवुड तक में स्क्रिप्ट प्रपोज किया एक समय पे कि मैं अब इंग्लिश फिल्म बनाऊंगा जाके लॉस एंजलिस में, और ये वो। लेकिन फिर 2 दिन बाद लगता है अरे यार, ये अगला भोजपुरी वीडियो कौन सा बनाना है। तो मुझे कई बार ऐसा लगता है, वो मैट्रिक्स फिल्म में वो जो नियो था ना, वो बोलता था कि आई एम द चोजन वन। तो मुझे कई बार ये लगता है कि आई एम द चोजन वन, लेकिन इतना आसान नहीं है ये सारा कुछ, इट्स वेरी डिफिकल्ट। और होता है कि आपके साथ कुछ दोस्त, कुछ लोग खड़े रहते हैं। मेरे वीडियोस में कई लोग, बड़े अच्छे अच्छे लोग हैं जो थोड़ा कंट्रीब्यूट करते हैं, तो चीजें बन जाती हैं। वरना ये रास्ता बहुत मुश्किल है, और जितना मुश्किल है इसको परस्यू करना, इस पे चलना उतना ही जरूरी है। क्योंकि हम जितना दूर जाएंगे हम खत्म ही होंगे, हम मशीन होंगे। हम शहरों में रहेंगे, हम ईएमआई पे फ्लैट खरीदेंगे, ईएमआई पे गाड़ी खरीदेंगे, लेकिन आप एक बिहारी होने के लिए हमेशा गाली सुनिएगा। क्योंकि आप कितने भी सक्सेसफुल हो जाइए, आपका सक्सेस अगर आपके उस जगह पे काम नहीं आता है जो आपका इंतजार कर रही है, वो जगह आपका इंतजार कर रहा है, वो स्टेट, उस स्टेट की आइडेंटिटी कि तुम आओ और मुझे ठीक करो, तो इसलिए करना बड़ा जरूरी है, और इसलिए मैं आगे भी करता रहूंगा। तो नितिन भाई, आजकल आप जो है जैसे शॉर्ट फिल्में बना रहे हैं यूट्यूब पे मेरे ख्याल से। मैं शॉर्ट फिल्में नहीं बना रहा हूँ सर, मैं बेजोड़ मेरा चैनल है, और बेजोड़ पे भोजपुरी और मैथिली, मेरा ज्यादा ध्यान भोजपुरी पे रहता है, मैथिली पर भी रहता है, लेकिन भोजपुरी के लिए मुझे ज्यादा कई बार इंटरेस्टेड लोग ज्यादा मिलते हैं, मैथिली के लिए बहुत कम मिलते हैं। तो मैं अपने चैनल पे बना रहा हूँ, क्योंकि मैंने बड़ी फिल्में भी बनाई, बड़े बड़े फिल्म फेस्टिवल्स में भी गया, नेशनल अवार्ड भी लिया प्रेसिडेंट से, लेकिन फिर भी मुझे लगा कि शायद मैं फिल्म नहीं बना पाऊंगा, क्योंकि मुझे कोई फंड नहीं करा। तो मैं अब यूट्यूब पे हूँ, और अब मैंने www.bejod.in वेबसाइट लॉन्च किया है, और मुझे लगता है कि ये वेबसाइट आगे चल के ऐसा वेबसाइट बने जहां पे मैं अपनी भाषाओं में, हम और भी फिल्म मेकर, मैं अकेला नहीं हूँ, बड़े अच्छे लोग हैं मैथिली में, जैसे एक लड़का है विकास झा, मैथिली में एक और लड़का है अचल मिश्रा, और बहुत सारे अच्छे फिल्म मेकर्स हैं जो फिल्में बना रहे हैं। मगही के अंदर कुछ लोग बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं। अभी एक फिल्म भी आई थी बड़ी अच्छी, जो प्रवीण सप्पू जी हैं, पटना में थिएटर से जुड़े हैं, वो लोग कर रहे हैं। तो ये जो जिनका एस्पिरेशंस है कि भोजपुरी, मैथिली, मगही में, मुझे आज एक लिंक भेजा किसी ने मगही में वेब सीरीज का, कि किसी ने लिंक भेजा कि सर ये मगही में वेब सीरीज बन रहा है। बोले अरे मगही में वेब सीरीज बन रहा है, तो लोगों के एस्पिरेशंस हैं, और अगर ये एस्पिरेशंस हैं तो ये क्यों नहीं। पटना की दरोगा भाभी, मैंने इसका ट्रेलर देखा, अच्छा खासा साफ सुथरा सम्मानजनक काम है, इसमें कोई वैसी बात नहीं है, पटना के दरोगा भाभी में, और ये मगही में बना रहे हैं। तो ये बनाएंगे, कुछ स्पॉन्सर मिलेंगे तो उनका घर चलेगा, ये रोजगार भी तो है। तो मैं सर बना रहा हूँ अपने चैनल के लिए, बेजोड़ के लिए, और अगर मुझे बड़ा इन्वेस्टर मिलेगा तो मैं बड़ी फिल्में बना दूंगा। मैंने तो मनोज बाजपेयी, पंकज त्रिपाठी जैसे इतने अच्छे अच्छे कलाकार हैं भोजपुरी को लेके, जो जानते हैं, अच्छा बोलते हैं, मैंने इनको भी बोला है कि सर आप लोग भी आने वाले समय में भोजपुरी में कुछ करें, आए। तो वो लोग भी विलिंग है अच्छा कुछ करने के लिए, वो लोग काफी संवेदनशील लोग हैं भोजपुरी को लेकर।
चलिए, आपसे बहुत अच्छी बातचीत हुई और मुझे तो काफी कुछ जानने सीखने को मिला है और लोगों को भी काफी कुछ समझ में आया होगा। और मेरा इंटरेस्ट भी है कि भोजपुरी भाषा में फिल्में बनाई जाएं और उसके लिए मैं भी कुछ सोच रहा हूं। तो कभी मुलाकात होगी, बॉम्बे आएंगे तो आपके साथ बैठ के और भी बातें करेंगे। जरूर बहुत जरूर बहुत जरूर। बहुत 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 धन्यवाद। थैंक यू सर। नमस्कार। प्रणाम।